सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का रेलवे योद्धा पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए हर जगह, एक बार फटाफट से हर बच्चों तक आप लोग शेयर करिए। क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, एनर्जी पूरी मेंटेन रहनी चाहिए हर एक लोगों का। पेज और पेन लेके बैठ जाना है भाई, पानी वानी पी लेना है, थोड़ा थोड़ा घर वालों को बोल देना है कि लंबा क्लास चलेगा तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो खाना पीना लेट से खाएंगे आज, क्योंकि सर भी बिना खाना पीना खा ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सभी को राधे राधे नमस्कार। एकदम खुश रहेगा भाई, गर्दा मचैले रहेगा, परीक्षा में एकदम तोड़ फोड़ मचा देगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करेंगे आज हम लोग अपना कंप्लीट अरिथमेटिक। कितने ऐसे लोग हैं जो पिछला 2 क्लास कंप्लीट एडवांस और एक मैराथन नंबर सिस्टम वाला पढ़ के आए हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं? कितने ऐसे बच्चे हैं जो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सर। परसेंटेज का पहला एक छोटू सू मोटू सू प्यारू सू सवाल के साथ जो कि हमारे सामने है और हर एक बच्चा इसका उत्तर देगा। देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर दे पा रहा है, और जो उत्तर देगा उसके लिए दिया जाएगा ललका मिठाई। चलिए, क्या है भैया, प्रारंभ बैच में है तो आपको इनफ है, सीजल 25 के लिए भी इनफ है और हर एक चीज के लिए इनफ है। अरे बहुत बच्चे हैं हमारे एप्लीकेशन पर, बैचेज के नाम भर दिए। अरे वाह, चलो। 15% ऑफ 60 इज 45% ऑफ x। बताइए क्या होगा? इजी सवाल है, एक लाइन में आंसर आना चाहिए भाई। देखो, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, बराबर है ना, ये बराबर का चिन्ह है। आप ऐसे लिखोगे 15% ऑफ 60 तो 15% गुणा 60 बराबर है 45% गुणा x। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 15 दिया 45 और 20 दिया 60, तो x बराबर 20। ये एगो 120 180 लिख रहा था, जिसका 180 आंसर आ रहा था उसको मैं पकड़ पाता तो यही मारता। फिर से 180 लिख रहा है ये। सौरभ, कैमरा से घुस के पीटेंगे, बता रहे हैं ऐसे गलती करोगे इतना इजी सवाल में तो। देखते हैं इसको कौन कौन कर पाता है, देखते हैं इसको कौन कौन कर पाता है। करिए सभी लोग, एक बार फटाफट से शेयर कर दो भाई। चलो इस सवाल को करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 डे इज 18 मिनट? एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है? हमेशा एक चीज सिखाता हूं मैं कि आपका जो यूनिट है वो सेम रहना चाहिए। जो आपका मिनट है और जो आपका दिन है वो दोनों का यूनिट सेम नहीं है। तो पहले हम दिन को मिनट में बदलेंगे। एक दिन में कितना घंटा? एक दिन में सर 24 घंटा। और एक घंटा में कितना मिनट? सर 60 मिनट। तो पूछा गया है 18 मिनट 24 गुणे 60 मिनट का कितना परसेंट है? तो 18 बटे 24 गुणे 60 इंटू 100। अब आपको 24 घंटा में कितना मिनट हो जाएगा? तो बोलोगे सर 24 गुणे 60 मिनट। काटा कुटी मचाते हैं, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 3 दूना 6, 20 पाँचे 100, 5 बटे 4। सर 1.25% आएगा सही उत्तर। जिसका जिसका ए आ रहा है सभी का सही है। क्लियर है? क्लियर है तो इसे करो। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या हो गया है, वो बोलते हैं कि 2018 का क्वेश्चन पुराना हो गया है, 2022 का कराओ। मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे यार, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, समझना मेरी बातों को। क्या अब के सवालों में a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab हो गया है क्या? क्या अब के सवालों में 10% का मतलब 10 बटे 1000 होने लगा है? क्या अब के सवालों का मतलब a b से बड़ा है, a b से 10 साल बड़ा लिखा जाएगा क्या? वही होता है। ये आजकल के यूट्यूबिया मास्टर जो भौकाल बना देते हैं, पुराना सवाल है, ये नया सवाल है। इस चक्कर में ना आप लोग बर्बाद हो रहे हो भाई। टॉप किया हूं एक बार नहीं, मैथ्स का टॉपर रहा हूं 3 बार, ऑल इंडिया रैंक लाया हूं, 20 से ज्यादा सरकारी नौकरी लिया हूं और ये एलपी वाला परीक्षा भी पास किया हूं। सीजीएल हो, एलपी हो, सीएचएसएल हो, रेलवे का परीक्षा हो, सब देके पास किया हूं। विश्वास करो, पढ़ने आए हो तो ऐसा पढ़ाऊंगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। हवाबाजी नहीं बतियाते, 3-3 4-4 घंटे का लंबा क्लास में सिर्फ पढ़ाते हैं, कमेंट पे भी कम ध्यान देते हो, समझ रहे हो ना? तो विश्वास करो, पढ़ने आए हो तो भरोसा रखो, बढ़िया चीज पढ़ाऊंगा। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, मैं रिकॉर्डेड, हर बच्चे पढ़ते हैं, हमें पता है ना, हर बच्चे पढ़ते हैं। तो पढ़िए और सवाल देखिए। 32% ऑफ अ नंबर इज 80, व्हाट इज द नंबर? किसी संख्या का 32% 80 है, तो 32% का वैल्यू 80 है, तो आपसे बताना वो संख्या क्या है? तो 100% संख्या का वैल्यू 100%। सर 1% का वैल्यू हो जाएगा 80 बटे 32, तो 100% का वैल्यू होगा 80 बटे 32 गुणे 100। 8 चौके 32, 4 से काटा 25 चौके 100, 250। इजी सवाल, हलवा सवाल, इजीली हो रहा है। आइए, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना, क्यों हड़बड़ा रहे हो? और जो पेपर का लेवल है वही करेंगे हम लोग। आपके पेपर में ना एलपी के परीक्षा
ओरिजिनली उन बच्चों के लिए होता है जो ट्रेड करते हैं, आईटीआई करते हैं, उनका असली टेस्ट वहां होता है। आपका असली टेस्ट मैथ का नहीं है, आपका असली टेस्ट बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग उसका होता है। तो आप इसको बस क्वालिफाइंग करना होता है, इतना होता है कि आ जाए तो नौकरी हो जाए, इसका हाई लेवल आता ही नहीं है। चलिए इस सवाल को करिए। यदि किसी परीक्षा को पास होने के लिए 34% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है तो 40 में से कितने अंक की आवश्यकता होगी? तो सर 40 का 34%, 40 का 34%, 40 का 34% लाएंगे, उत्तर आ जाएगा 4 चौके 16 और 4 तिया 12 और 1 13, 13.6 सही उत्तर होगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो हम देखते हैं भैया इस सवाल का उत्तर कौन कौन दे पाता है। सभी का उत्तर आना चाहिए। बोला है आदित्य को एक परीक्षा में 78% अंक प्राप्त हुए, यदि उसे 663 अंक प्राप्त हुए हैं तो अधिकतम अंक क्या है? सर 78% का मान दिया हुआ है, 100% का मान निकाल देंगे। बोलोगे जी सर। अब देखो 78% का मान दिया है 663, तो 1% का मान कितना होगा? बोलोगे सर 1% का मान होगा 663/78। तो 100% का मान क्या होगा मेरे लाल? सर 100% का मान होगा 673/78, 663/78 गुणे 100। काटा कुटी मचाएंगे, अगले लाइन में आंसर पाएंगे। 13 छके 78 और 13 चौके 52, 13 पाँचे 65 जाएगा, 13 पाँचे 65 और 13 एकम 13, 3 दूना 6, 17 तिया 51, 2 से काट दिए, 2 पाँचे 10, 17 गुणे 5, 17 पाँचे 85। तो नहीं बोला करो, हमको सुनाई देता है, थोड़ा मुंह से बोला करो 17 पाँचे 85 ऐसे। ठीक है सर। इस सवाल को करो, इस सवाल को करो भाई, इस सवाल को करो। क्या है सवाल? कि 15% ऑफ एन एलॉय वाज सिल्वर इफ इन अ क्वांटिटी ऑफ अ एलॉय देयर वाज 51 ग्राम ऑफ सिल्वर, व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ द अदर एलिमेंट इन द एलॉय। किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है और किसी भार में यदि 51 ग्राम चांदी है तो दूसरे धातु का मात्रा क्या है? सर 15% चांदी है तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो दूसरा धातु होगा। बोलोगे जी सर। तो बचा हुआ धातु कितना होगा? 85%। लेकिन बोल रहा है 15% का मान आपका 51 है, तो मैं अगर 3 से काटा तो 3 पाँचे 15, 5% का मान 17 हो जाएगा। तो 17 गुना हो रहा है तो 85% मतलब इसका 17 गुना 17 साथे 289 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। 340 नहीं, आपसे पूछा है दूसरे धातु की मात्रा क्या है, आपसे ये नहीं पूछा है कि पूरा धातु क्या है। ठीक है, चलो चीजें अगर क्लियर है मेरे भाई तो इस सवाल को सॉल्व करो सभी लोग। तान्या गॉट एन इंक्रीमेंट ऑफ 15% इन हर सैलरी इफ हर इनहेंस सैलरी इज 14,030, व्हाट वाज हर ओरिजिनल सैलरी। तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की गई, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 है, तो उसका मूल वेतन क्या था बताइए। सर 15%, 100% सैलरी था, अब 115% हो गया, तो 115% का मान हमें पता था और हमें 100% का मान निकालना था। काटा कुटी मचाओ, अगले लाइन में आंसर पाओ। 23 से काट दे, 23 पाँचे 115, 23 छक्के 138 और 23 से कम 23। 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा सर 12 पाँचे 60 और 5 दूना 10, 122 पे 2 जीरो 12,200। ऑप्शन डी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मजा आ रहा है तो इसे करो। चलो चलो भैया करो इसे। 12,200 सभी का आ रहा है। थोड़ा लाइक वाइक किया करो, क्यों भाई मजा नहीं आ रहा है? बंद कर दे क्लास। हाँ बोलो। क्या करे भाई बताओ। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। बीर स्पेंड्स 15% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन द हाउस रेंट एंड 60% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। लो चलो ठीक है। अब बोला है इफ ही सेव्स 2210, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। हाँ भैया एनालिसिस कराएंगे, सबका कराएंगे। देखो अब बोला है कि 15% तो खर्चा करता है। सर 15% खर्चा करता है तो बचाता कितना है? 85%। अब अगला लाइन बोला है कि एंड 60% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। अब बचे हुए का 60% वो हाउस होल्ड पर खर्च करता है, तो सर बचाता कितना है? 40%। 40%, लेकिन वो बोल रहा है कि बचाता है वो 2210। जीरो से जीरो खत्म, 17 पाँचे 85, 17 एकम 17 और 17 तिया 51, 5 चौ के 20, तो 20 से काट दोगे तो 2 बार में चला जाएगा ये, 2 से काटो 65 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 6500।
चलो भाई इस सवाल को करो। चलो आप लोग इस सवाल को फटाफट से करो, मैं देखता हूं कितने लोगों का आंसर आ पाता है इस सवाल का। ये सब आपसे पढ़ा है एकदम, हमें पता है, हमें पता है आप लोग पढ़े हो, हमने परसेंटेज पढ़ा रखा है। कितने लोग हैं जो एनटीपीसी फाउंडेशन बैच से जुड़े हुए हैं? कितने लोग हैं जो एनटीपीसी फाउंडेशन बैच से जुड़े हुए हैं? बताओ भाई। वेस्ट बंगाल से, अच्छा कौन कौन लोग कहां कहां से जुड़ा हुआ है वेस्ट बंगाल से? हमारे रेलवे प्रिपरे, पता नहीं पूरा नाम नहीं लिखा है इन्होंने। चलो, 1560 रुपए की राशि ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटी जानी है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग के 50% हो। 50% का मतलब क्या होता है सर? होता है 50/100, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ठीक है। अब बोला है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% हो। ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले का 50% हो। अगर बी को 2 हो, ए को 1 हो। सी को प्राप्त होने वाला भाग बी का 20% हो। अब सी को प्राप्त होने वाला भाग और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी का प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो। तो 20% का मतलब क्या होता है सर? 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर सी को 5 रुपया मिले तो बी को 1 रुपया मिले, दोनों को मिला दीजिए, इधर 1 बढ़ा दिए इधर 2 बढ़ा दिए, तो 1 एकम 1, 2 एकम 2 और 2 × 10, 1:2:10 में पैसा बटेगा। पूछा गया बी को कितना रुपया मिलेगा, बी को कितना रुपया मिलेगा? तो 10, 2 12, 1 13, 13 यूनिट की वैल्यू आपको दिया गया है 1560, 1560, और आपसे पूछा गया 2 यूनिट का वैल्यू। 13 से काटो, 13 एकम 13 और 13 दूना 26, 1 यूनिट का वैल्यू 120 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू 2 × 120 240 है। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। जवाब दीजिए क्या चल रहा है एनटीपीसी? क्या बोल रहा है ओम? क्या पूछ रहा है वो? इसे करो, करो भैया इसे। एक बिजली का बल्ब 4200 में खरीदा गया, इसका मूल्य 8% प्रति वर्ष के दर से कम होता है, तो 1 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? अब 4200 था, 8% कम हो गया तो सर 92% हो गया। 100 पे 8% कम हो गया तो 92% हो गया, तो 4200 का 92% हो जाएगा। तो 42 गुणा 92, गुणा कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। वैसे समझदार बच्चा बोल देगा सर 4 9 3600 से ज्यादा ही होगा और इकाई अंक 4 होगा, 2 दूना 4, इकाई अंक 4 होगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। और 4 9 3600 से बड़ा है तो बड़ा ऑप्शन सी है। सी जो है एकदम सही आंसर है। अगर आप चाहेंगे तो आप यहां पे डिजिट सम का भी यूज कर सकते हैं, डिजिट सम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन दिक्कत होगा ऊपर वाला नीचे वाला का डिजिट सम सेम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो इस सवाल को देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करो भाई इस सवाल को। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो? बताएं। हमारे साथ ओमवीर सिंह राजपूत जुड़ चुके हैं। ओम कुमार, एनटीपीसी की क्लासेस होगी मेरे भाई, तुम काहे बेचैन हो? ऐसे घबराओगे तो जीवन में बड़ा कष्ट होगा। थोड़ा धैर्य रखना सीखें, थोड़ा कामनेस बहुत जरूरी है, मन को शांत रखना जरूरी है। अगर हड़बड़ा जाओगे तो परेशानी बहुत होगा, समझ गए? चिराग एकदम मेरे भाई, अगर आप प्रारंभ लिए हो तो आपको बिल्कुल सीजीएल 25 के लिए कहीं नहीं जाना है। जीवन में अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, घबरा जाते हो छोटी छोटी बातों को, तो कैसे आप जीवन जी पाओगे? लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी टफ सिचुएशन आएगा जहां पे बड़ी से बड़ी मुश्किलें आएगी, वहां पे आपको और डट के खड़ा होना होता है, और आप घबराने लगोगे, हड़बड़ाने लगोगे। अरे आप लोग घर की जिम्मेवारियां लेना है, ज्यादा कंधों को मजबूत बनाना है, तो ऐसे छोटी छोटी बातों पे घबराना नहीं है, समझ गए? जल्दी आएगा भाई। अब शुगर का प्राइस 30% बढ़ गया तो कितने से कम करना पड़ेगा? 30% का मतलब क्या होता है? 30/100, 3/10। मतलब अगर प्राइस को 10 से 13 कर दिए तो हमें खपत को 13 से 10 करना पड़ेगा, तभी हम अपना प्राइस मेंटेन कर पाएंगे। 3 का कमी हो जाएगा 13 के ऊपर, 3/13 × 100। अब 3/13 आप सॉल्व करोगे तो 300/13, 13 का पहाड़ा पड़ो, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 23 से ही 1/13%। ऑप्शन ए। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है।
चलो इस सवाल को करो, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। चलो मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, अंजू ने हिंदी में 80 में से 68, 60 में से 46, विज्ञान में 90 से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किए। अंजू के किस सब्जेक्ट में अधिक मार्क्स है बताइए भैया। अब देखो 80 में 68 आया है, तो आप बोलोगे सर 68/80 इंटू 100, 20 चौके 80, 20 पचे 100, 4 से काटा 17 चौके 68, 17 पचे 85 अंजू को हिंदी में मिला है। अब बात करें कि गणित में कितना मिला है, 60 में 46 मिला है, तो 46/60 इंटू 100, ये मैथ्स का है, 0 से 0 खत्म, 460/6, 6×7=42। सर ये 70 उत्तर के आसपास है, लेकिन सबसे बड़ा तो 85 है, मुझे 85 बड़ा वाला देखना है, तो हम लोग अब इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। 90 में से 74 लाया है, तो अगर आप देखो ध्यान से तो वो भी 9×8=72 है, 80 के आसपास ही है, 74/90 इंटू 100, तो 9×8=72, ये 80 के आसपास ही है, 81 के। अभी भी सबसे बड़ा हिंदी ही है। 45 में 35 लाई है, तो 35/45 पूरे 100। अगर इसे सॉल्व किया तो 5×7=35, 5×9=45, 9×8=72 नहीं जाएगा सर, भी 9×7=63 ही है, तो 77 के आसपास ही, मतलब सबसे बड़ा क्या है, हिंदी। तो हिंदी मेरा सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया। क्लियर है? बी जो है वो सही उत्तर होगा, बी जो है वो सही उत्तर होगा। अगर आप कर पा रहे हो तो इसे करो। एकदम कर सकते हो। In a class, 60% children like mathematics, 45% like science, and 25% like both mathematics and science. What is the percentage of children who like at least one subject? बताइए सर। कक्षा में 60% बच्चे गणित को पसंद करते हैं, 45% विज्ञान को और 25% गणित और विज्ञान दोनों को। तो यहां हम मैथ लिख देते हैं, यहां हम साइंस लिख देते हैं, और यहां दोनों। ये 25% है। अब बोलोगे सर 60 - 25%, ये आपका 35% हो जाएगा, और 45 - 25 ये आपका 20% हो जाएगा। 45 - 25 और ये आपका 60 - 25। सर बोला है कम से कम एक विषय पसंद करने वाले कितने लड़के हैं, तो बोलोगे सर ये 35 जो कि एक विषय और ये 20 जो कि एक विषय करते हैं, तो 35 + 20 55% बच्चे ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट पसंद करते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो इसे करो, इस सवाल करो। बेसिक सवाल है भाई। दीप्ति बाउट सेट अ कप, सेट अ कप, ए सेट ऑफ कप होना चाहिए। दीप्ति 175 में एक सेट कप खरीदा, लेकिन बाद में पुराने स्टॉक को 161 में बेचना पड़ा, उसे कितना प्रतिशत हानि उठानी पड़ी? हमने 3 बार टॉप किया है मैथ में। ऑल इंडिया रैंक 112 लाया हूं, जबकि मेरा तबीयत खराब हो गया था, लास्ट पेपर खराब हो गया था तब, नहीं तो ऑल इंडिया रैंक मेरा 22 रहता। और जिस सर के बारे में आप लिखे हो उन्होंने 3 बार पेपर दिया था और तीनों बार नहीं कर पाए थे, और हमने भी 3 बार पेपर दिया और तीनों बार मैथ के टॉपर है और सिलेक्शन भी लिया, रैंक मिला है। तो डू नॉट कंपेयर एनीवन, समझ गए? जो पढ़ा है, जो सिलेक्शन लिया है, जिसे पता है उसे ये बात पता है कि इतना पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो पढ़ा ही नहीं है, जो सिलेक्शन ही नहीं लिया है, उसको लगता है कि ये भी आ जाएगा, क्या पता ये भी आ जाए तो क्या होगा, क्या पता ये भी आ जाएगा तो क्या होगा, तो फिर वो इतना देता है कि इसे पढ़ लो, इससे हो जाएगा। तो आपको ये बात समझना होगा कि कोई आपको बोलेगा कि ये 100 सवाल कर लो तो आपका सिलेक्शन, आपके पेपर में 20 सवाल फंस जाएंगे, और कोई आता है बोलता है ये 1000 सवाल कर लो, इसमें आपके 25 में 25 फंस जाएंगे। अब मैं कैसा हूं कि मैं बोलता हूं मैं आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपके परसेंटेज से अगर पूरे पेपर से 25 सवाल आने तो 25 के 25 हो जाएंगे। और कोई बोलता है कि मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा और आपके 22-23 सवाल, 22 से 24 सवाल बन जाएंगे। तो आप हमेशा इसे प्रेफर करो, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहां से डिसाइड हो जाएगा। ये 500 ना रिवीजन कर पाओगे, ना आपको 500 याद रहेगा, ना जीवन में आप सिलेक्शन ले पाओगे। उनका भौकाल देते रहोगे कि सर इतना पढ़ाते हैं, सर उतना पढ़ाते हैं, सर ऐसे हैं, सर वैसे। आपका नौकरी नहीं होगा। तो आपको कंसाइज होके एक जगह मटेरियल मिलता है तो उसे पढ़ लेना है ढंग से। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी बातें 800-800 घंटे पढ़ा देते हैं,
80-80 घंटे एक एक चैप्टर को पढ़ा देते हैं। पढ़ाने को हमें भी ज्ञान है, हमने मैथ से बीएससी कर रखा है, मास्टर्स के लिए रिसर्च करने जाने वाले थे, हम नहीं गए। फैमिली सिचुएशन ये सब अलाउ नहीं किया, उतने अमीर घर से नहीं आते थे, नहीं तो कहीं और होते भविष्य में, एसएससी की टीचिंग में आ गए बाद में, पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। तो मुझे मैथ्स का ज्ञान नहीं झाड़ना है, हमें आपका सिलेक्शन से मतलब होता है, तो हमें वही चीज़ सिखानी होती है जिससे आपका सिलेक्शन हो, और हमें उतना ही पढ़ाना होता है जिससे आप 2 से 3 4 5 बार रिवीजन करके उसे बार बार आप पढ़ के जा पाओ। शो ऑफ नहीं करना होता है, नहीं तो यहाँ पे एएलपी के बच्चों को भी हम आके सीजीएल मेंस के सवाल और कैट के सवाल कराने लगे, इतना ही हमें शो ऑफ करना हो तो कर जाएंगे। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं। और तुमको हम पहले ब्लॉक कराएंगे, यहाँ लगातार मैसेज किया जा रहा है, डिस्टर्ब करता है क्लास को। 175 रुपए का सेट खरीदा गया और 161 में बेचा गया। मैं क्लासेस में बात नहीं करता, तुम्हें पता नहीं है, और पढ़ रहा होता तुम्हें पता होगा कि मैं कितना शांति से पढ़ाता हूँ और सिर्फ पढ़ाने में फोकस रहता हूँ। 5 से 1 गया 4, 7 से 6 गया 1, सर 14 का लॉस हो रहा है 175 पर। 14/175 इंटू 100, 25 7 175, 25 चौके 100, 7 दूना 14, 4 दूना 8, 8% का लॉस। बेसिक सा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को करो। आफ्टर बाइंग अ टॉय फॉर RS66, रघु मैनेज टू सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉयज। बताओ भाई, इस सवाल को करो मेरे भाई। क्या है कि रघु ने 66 रुपए में खिलौने खरीदने के बाद इसे 15% लाभ पर बेच दिया। तो 15% पर लाभ पर बेचा, इसका मतलब है कि 66 पर हो 115% पर बेच दिया। कैलकुलेशन कर लो सर, उससे अच्छा मैं बोलूंगा कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल देखो तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 11 का मल्टीपल देख के भी कर सकते हो। अगर आपको पहाड़ा पढ़ना है तो पढ़ो। 5 से काटे 20 बचे 100, 5 से काटे 23 बचे 115, 2 से काटे 33 दूना 66, 2 से काटे 10 बार में 23 दिया 69 की 9, 6 बचा, 23 दिया 69 और 6 75, 75.9। अगले सवाल को करते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल? बेसिक सवाल है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज 2592। अब यहां पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और गेन परसेंटेज 8% है। क्या है भाई? लाभ 8% है, विक्रय मूल्य 2592 है, तो लागत मूल्य क्या है? सर 100% सीपी होता है, तो उस पे 8 का फायदा मतलब 108% का मान पता है और 100% का मान पूछा गया है। तो 2592 क्या है? 108% का मान, और आपसे 100% का मान पूछा गया है। 9 से काटो, 12 9 108, 9 दूना 18, 7 बचा, 9 8 72, 7 बचा, 9 8 72। 12 से काटो, 12 दूना 24, 12 चौके 48, 24 इंटू 100, 2400। क्लियर है जी सर? एकदम क्लियर है। अगर चीजें क्लियर है तो इसे करो। जंको जो भी नाम है, जंको एक वस्तु को 12% के हानि के साथ 220 में बेच दिया। 10% के लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था? बताइए। अगर हम बोले कि वस्तु को 12% हानि पर बेच रहा है, तो 100 का सामान है, 12 कम पे बेच रहा है, तो 88% का मान दिया हुआ है, और 110% का मान पूछ रहा है, मतलब 100 पे 10% का लाभ होगा, तो 110% का वैल्यू पूछा है। सर 220 किसका मान है? तो 88% का मान है, और हमसे पूछा क्या है? 110% का मान। तो 22 से काटा, 22 चौके 88, 2 से 4 से काटा सीधे सीधे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1100/4 हो गया, 2200 है, 220 है, ठीक है ठीक है। कितना बढ़ाना चाहिए? सीधे सीधे 10% का मान निकालना है। फिर आपको 110% के नहीं पूछा है कि सी हैव रेज द प्राइस टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो कितना रुपए बढ़ाया कि 10 उसका 10% प्रॉफिट होने लगा। तो सर 10% बढ़ा दिया, तो 100/4 25 रुपए बढ़ा दिया। 2 दूना 4, 2 बचे 10, 2 दूना 4, 2 बचे 10। तो ओ हमने कुछ गलती कर दिया, एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया, इस बात के लिए माफ करना आप लोग। हमें 110% का ही मान निकालना पड़ेगा, और दूसरे काटोगे तो 55 बार, तो 5 5 25, 5 5 25 तो 27। अब 220 का सामान जब वो 275 में बेचने लगेगा तो उसका 10% का लाभ होने लगेगा। तो सर कितना बढ़ाया है? 55 बढ़ाया। क्लियर है? बोलोगे जी सर 25 नहीं 55। विजेंद्र मेरे भाई 55 आएगा। चलो इसे करो।
शिव 61 को 8% हानि पर बेच रहा है 184 में। अगर उसे 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कमीज को कितने में बेचना पड़ेगा, बताइए। सर सिंपल सा स्टोरी है, सिंपल सा कहानी है, सिंपल सा सवाल है कि 8% का हानि हो रहा है, मतलब 100 का सामान 8 कम 92%, 92% में बेच रहा है। तो 92% का मान 184 है। तो आपसे बोला गया कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचा जाएगा। तो 5% लाभ मतलब 105% का मान क्या होगा। 92 से काटा 2 बार में, 2 गुणा 105, 210। क्लियर है जी सर। 210 जिसका जिसका आ रहा है सही है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो एक बार यस सर कमेंट करना है और इस सवाल को निपटा देना है फटाक से। देखते हैं कितने लोग इसे निपटा पाते हैं। चलो भाई इसे करो फटाफट से। बोला है बाय ए यूज्ड फोन फॉर 6160, बाय सेलिंग इट रंजन हैज रिसीव्ड 44% लेस देन द अमाउंट ही स्पेंट फ्यू ईयर्स अगो। एट व्हाट प्राइस शुड राजन हैव सोल्ड इट टू मेक 5% प्रॉफिट। अगर मैं इसे कराऊं मेरे भाई मेरे यार मेरे दोस्त, तो 160 का बेच रहा है, 6160 का बेच रहा है, तो उसे 44% कम राशि प्राप्त हो रही है। तो 5% लाभ पाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, बताइए। सर 100 का सामान होगा, 44 कम 56 में बेच रहा होगा, तो 6160 जो है वो 56% का मान है। और आपको निकालना क्या है, 5% लाभ लेने के लिए कितने पर बेचना पड़ेगा। सर 105% पर बेचना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 56 एकम 56 और 56 एकम 56 कट गया। 11 से गुणा करो, 11 कम 11, 11 पचे 55, 11,550। क्लियर है जी सर। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। इसे करो। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्लूसिव ऑफ 10% प्रॉफिट वाज 440। व्हाट वुड बी द परसेंटेज लॉस इफ द आइटम वाज सोल्ड फॉर 370। 10% लाभ सहित एक वस्तु का विक्रय मूल्य एक 440 था। यदि वस्तु को 370 में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत की हानि हो। देखते हैं कौन कौन इस सवाल को कर पाते हैं। करो भाई, मन नहीं लग रहा है क्या, एक बार फटाफट से लाइक करो और हर जगह हर बच्चों तक शेयर करिए थोड़ा सा। चलो मेरे लाल मेरे भाई, भाई बुक बनाना बहुत आसान है। 10,000 रुपये खर्चा आता है, 15,000। दूगो किताब उठा के लाना है मार्केट से 300-300 रुपए का, और फिर एक टाइपिस्ट बैठा के टाइप करवा देना है और अपना फोटो लगा देना है। फिर आके कहना है कि 7 साल से मेहनत करके ये किताब बनाए हैं, 7 साल हम सोए नहीं तो जाके ये किताब बना। बहुत आसान चीज़ है ये बातें बोलना। और मैं इतने झूठ बोलने वाले टीचर आज के टाइम पे यूट्यूब पर हो गए हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो सिर्फ यही बोलते हैं कि हम 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। हर किताब में बोलते हैं कि मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। और उनकी टोटल 7 किताब 9 किताब 10 किताब हो गई है। अब वो एक किताब पे टीचर 3 साल से मेहनत कर रहा है और उसका उम्र 30 साल नहीं हुआ, तो पैदा होने से पहले से किताब ही बनाने लगा था। कहने पर लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन क्या ही बोला जाए, पढ़ने पे फोकस क्या करते हैं। चलो आ जाओ, सवाल को देखो। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 110 का जब वो बेच रहा है, 110% जब उसे मिल रहा है तो 440 का बेच रहा है। ठीक है। अब वो 370 का बेचेगा तो उसे कितने का फायदा होगा। ध्यान देना इस सवाल को समझना। तेज बच्चा तो जल्दी कर लेगा, लेकिन हर कोई तेज नहीं है। अगर हम बोले ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, 1/4 हो रहा है। ठीक है। अब हम बोलेंगे तो ये भी 1/4 हो जाएगा। तो 4 से भागा दो, 4 9 36, 4 दूना 8 और 4 5 20, 92.5%। तो पहले 110% का बेच रहा था, अब 92.5% का बेच रहा है। तो सर उसे 7.5% का लॉस हो रहा है। ऐसे एक सोच सकते थे, ऐसे एक सोच सकते थे। और मैं सोचने का तरीका सिखा रहा हूं। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 440 जो है वो 110% की वैल्यू है। तो एक जो है 110 बटे 440, तो 370 क्या हो जाएगा सर, 370 हो जाएगा 110 बटे 440 गुणे 37। तो 0 से 0 खत्म, 11 चौके 44, 4 से काटोगे 4 9 36, 92.5 आ जाएगा। ऐसे भी आज सोच सकते थे। क्लियर है। आ जाओ भाई इसको करते हैं। सेम टाइप का सवाल है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। चलो
जब 3600 का बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है, तो 4200 के बेचेगा तो कितना परसेंट का लॉस होगा? तो 3600 सर किसके बराबर है? 96% के। तो 3600 मेरा 96% के बराबर है, तो 96% बटे 3600, तो 4200 किसके बराबर है? गुणा 4200 कर दो। ऐसे हम बोलेंगे कि 3600 बराबर है 96% के, तो 1 रुपया बराबर हो जाएगा 96 बटे 3600, तो 4200 बराबर हो जाएगा 96 बटे 36 इंटू 42। 0 से 0 खत्म, 6 6 का 36, 6 7 42, 6 से काटा 16 6 96, 16 गुणे 7 112, 12 मतलब 12% का लाभ। 100 से 12 ज्यादा मतलब 12% का लाभ। क्लियर है? जी सर क्लियर है। क्लियर है तो इसे करो। इसे करो, करो भैया। एक ययाति है जो कि 13% हानि पर बेचती है कोई सामान को। अगर वो 49 रुपए अधिक में बेचती तो 22% का लाभ होता। तो 30% के लाभ कमाने के लिए उसे का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए? बताएं। सभी लोग उत्तर देंगे इस सवाल का, हर एक बच्चा। अगर हम बोले कि पहले उसे -13 था, प्लस का 22 है, तो सीधे आप बोलोगे सर 22 प्लस 13 35% का जो मान है वो बराबर है 49 के। तो जो 1% का मान होगा वो 49 बटे 35 का होगा। और हमसे पूछा गया है सर कि उसका सेलिंग प्राइस, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा जब वो 30% के प्रॉफिट पर बेचेगा। तो 100 पे 30 इंक्रीज, 130% का मान निकाल दो। 49 बटे 35 गुणे 130, 7 7 49, 7 5 35, 5 से काटा, 5 दूना 10, 5 6 30, 26 7 182। क्लियर है? मोर देन इनफ है मेरे भाई। आदि एक क्वेश्चन उसके बाहर आपको नहीं आएंगे। कुछ दिन रुक जाओ, सीजीएल 24 का रिजल्ट आएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यमन ने किसी वस्तु को 10% के नुकसान में बेचा। यदि उसने उसे 57 ज्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता। 30% के लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? सर 10% का नुकसान मतलब -10%, और अभी उसे प्लस का 20% होने लगा, तो 20 10 30% बराबर है 57 के। उसे अब 130% का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसे 30% लाभ चाहिए, गेन चाहिए। तो 1% का मतलब है 57 बटे 30, तो 130% का मतलब हो जाएगा 57 बटे 30 इंटू 130। 0 से 0 खत्म, 19 दिया 57, 19 गुणे 13 247, 3 9 27। इकाई अंक सिर्फ एक ही ऑप्शन का मैच कर रहा है, तो हम लोग इसे आंसर टिक कर देंगे। इकाई अंक सिर्फ एक ही ऑप्शन का मैच कर रहा है, तो हम लोग इसे आंसर टिक कर देंगे। अगर चीजें समझ में आ रही है तो आगे बढ़ना, और इस सवाल को देखते हैं कितने बच्चे कितना जल्दी कर पाते हैं। द इंटरेस्ट ऑन 1250 फॉर 6 ईयर्स एट द रेट ऑफ 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1250 पर 6 साल में क्या आपको ब्याज मिलेगा? सबको पता है कि जो इंटरेस्ट होता है, जो ब्याज होता है, वो P गुणे R गुणे T होता है। तो प्रिंसिपल 1250 गुणे 4% गुणे 6 बटे 100। 0 से 0 खत्म, 5 दूना 10, 25 5 125, 2 दूना 4, 25 दूना 50, 5 6 300। 300 रुपया का ब्याज आएगा। इजी सवाल, वेरी इजी, वेरी इजी सवाल। इसे देखो भाई, इसे देखो भाई, बोला है कि 2000 रुपए 8.5% साधारण वार्षिक ब्याज के दर पर 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 6 वर्षों के लिए निवेशित 2000 रुपए की राशि पर कितना ब्याज आएगा? सर 2000 पर 8.5% के हिसाब से 6 साल का ब्याज निकालना है। 2 0 से 2 0 गया, 85 दूना 17 और 17 छके 102, 1020। 8.5 था, 8.5 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 17 हो गया, और 17 छके 102। 17 का पहाड़ा किसको किसको याद है? अगर 17 का पहाड़ा याद हो तो एक बार यस सर कमेंट करो मेरे लाल, और थोड़ा शेयर करिए भाई। इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतना लंबी लंबी क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग थोड़ा शेयर किया करो, हर एक बच्चों को बताया करो। और यहाँ पर ऐसा नहीं करते कि हम बिजनेस करने आए हुए हैं, खाली बिजनेस कर रहे हैं, कभी वो वाला किताब लेकर आ रहे हैं, तो कभी रेलवे का किताब लेकर आ रहे हैं, कभी साइंस का किताब लेकर आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं।
चीजों को सिखाते हैं। आदि मेरे भाई उसमें कुछ सेशन ऐड होने वाले हैं 2024 के 1000 क्वेश्चन के आसपास, 1000 बोलो या फिर टॉप, जो भी टॉप क्वेश्चन होंगे 300 400 500 हमें नहीं पता पहले से, अभी उस पर रिसर्च बाकी है। मेंस हो जाएगा जब तो उस पर रिसर्च किया जाएगा और उसमें ऐड किया जाएगा एक्स्ट्रा सेशन। अब तुम इधर मैसेज करेगा तो तुमको ब्लॉक करवा दूंगा, समझ गया? ये यहाँ क्लास में लेने दो, तुम लोग डिस्टर्ब करता है। खाली बैच, ये बैच वो बैच। पढ़ो भाई, तुम पढ़ रहे हो वहां से पढ़ो, कल आपका जूम सेशन होगा उसमें आके पूछो, सर्विस वाले नंबर पे पूछो। चलो भैया इस सवाल को सॉल्व करो। व्हाट सम विल एल्ड 491.68 एट सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड 2 मंथ। 1 साल और 2 महीने का साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है, मूलधन बताना है। साधारण ब्याज क्या होता है सर? एसआई बराबर होता है पी गुड़े आर गुड़े टी बटे 100। एसआई 491.68 है, प्रिंसिपल सर मेरा पी है, आर मेरा 8% है, और 1 साल 2 महीने को क्या लिख सकते हैं? 1 साल 2 महीने को हम लिख सकते हैं 1 साल 1 साल और 2 महीने को 2/12, तो 1 + 1/6 हो जाएगा, तो 6 × 6 7/6 हो जाएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर। तो ये 7/6 टाइम हो जाएगा और बटे 100। इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे भी आ जाएगा आपका 100, तो 100 से 100 खत्म। 7 से काटोगे 7 7 49, 0 7 दूना 14, 7 चौक 28। 8 से काटोगे 8 8 64, 6 बच जाएगा, 8 7 56, 8 8 64। 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो पी बराबर हो जाएगा 6 8 48, 6 7 42 4 46, 6 8 48 4 52, 52 68। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, मजा आ गया, मस्त। इस सवाल को सॉल्व करिए। अभी मैं आपको जबरदस्त तरीका सिखाऊंगा इस सवाल का। चलो भाई, (9.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हो जाती है। आरंभ में किया गया निवेश कितना था? अगर मैं बोलूं कि 9.5% रेट से 6 साल में क्या इंटरेस्ट आया होगा, तो बोलोगे सर 9.5 गुणा 6, तो 6 9 34, 57%। बोलोगे जी सर। अब ये 57% मेरा क्या है? इंटरेस्ट है। लेकिन ये क्या है? ये मेरा मिश्र धन है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% होता है, जो आपका ब्याज होता है वो हमेशा R × T प्रतिशत होता है, और जो आपका मिश्र धन होता है अमाउंट, वो 100 + RT प्रतिशत होता है। ये कॉन्सेप्ट है। तो अब 57% का मेरा ब्याज है, तो 100 में 57 जोड़ूंगा तो 157% मेरा क्या होगा? मिश्र धन। और ये बराबर किसके होगा? 942 के। और तेज बच्चा दिखेगा कि सर 7 6 42, 15 6 90, साफ साफ दिख रहा है 6 बार में जा रहा है, तो 1% का मान 6 है, तो 100% का मान क्या होगा मेरे लाल? सर 600 होगा कि नहीं होगा? बोलोगे जी सर होगा। ऑप्शन बी सही है। 600 आ रहा है जिसका जिसका एकदम जबरदस्त तरीके से सही बना रहे हो। अगर सही बना रहे हो तो मैं चाहता हूं इस सवाल को भी उतने ही जल्दी तरीके से बनाओ। बताओ भाई, इस सवाल को बताओ। आठ % साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि 2.5 वर्षों में 300 हो जाती है। निवेशित धनराशि क्या है बताइए? सर 8% के हिसाब से 2.5 साल, 2 सही 1/2 साल, तो 2 दूना 4 1 5/2 लिख देते हैं, तो हो जाएगा सर 20%। 20% मेरा ब्याज आएगा। अब 100 हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल, और 20% क्या है? ब्याज। तो 120% का मान दिया हुआ है। 120% का मान कितना है सर? 300। तो 12 से काटो, 12 दूना 24, 12 5 60। सर 10% का मान 25 है, एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो 100% का मान हो जाएगा 250। क्लियर है कि नहीं है भाई? बोलोगे सर एकदम तरीके से क्लियर है, कोई भी किसी भी प्रकार का दुख दर्द पीड़ा परेशानी तो हो ही नहीं रहा है और हो ही नहीं सकता। चलिए ध्यान दो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years at 8% per annum is 90 more than the simple interest on 9% per annum for 2 years on the same sum. The sum is, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से 90 अधिक है। तो आपको बताना है कि 2 वर्ष के लिए उस राशि पर 2 वर्ष के लिए कितना मिलेगा। द सम हिंदी में थोड़ा गलत है, द सम इज
आपको सम बताना है, प्रिंसिपल बताना है। अब 3 साल 8% के हिसाब से कितना का ब्याज मिलेगा? सर बोलोगे 3 × 8, 24% का ब्याज मिलेगा। और 9% पर 2 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? बोलोगे सर 9 × 2, 18% का ब्याज मिलेगा। लेकिन ये बोल रहा है दोनों के बीच का अंतर जो है 90 है। दोनों के बीच का अंतर क्या है? 6%। और ये किसके बराबर है? 90 के। और तो 1% का मान क्या होगा? सर 15। और हमें बताना क्या है? 100%। तो 100% का मान क्या होगा? 1500। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अगर क्लियर है तो सेम टाइप का सवाल है, फटाफट से निपटाना है सभी को। सेम टाइप का सवाल है, फटाफट से निपटाना है भाई। हर एक बच्चा आंसर देगा इस सवाल का। हर एक बच्चा इस सवाल का आंसर दो। किसी धनराशि पर 4.5 साल के लिए 7.5 वर्ष के वार्षिक दर पर साधारण ब्याज निवेश किया गया था। अब 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 होता। अब 7.5% पर 4 साल के लिए किया गया था। अगर 7.5% पर 5 साल के लिए किया जाता तो कितना ज्यादा मिलता? सर 7.5% ज्यादा मिलता। अरे 1 साल वाला वही कम मिला है, 1 साल वाला कम मिला है जो कि मुझे मिल जाता। इस साल भी 7.5, अगले साल भी 7.5, अगले साल भी 7.5। तो वो जो एक 7.5 मिलता 5 साल में, वो 7.5 हमें नहीं मिला। और वही 7.5% नहीं मिला तो मुझे 375 नहीं मिला। तो 7.5% का वैल्यू 375 है। 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30, 15 × 5 = 75। 5 से काटा 5 × 5 = 25। डेसिमल था, डेसिमल उधर चला गया तो 1% का मान हो गया 50। तो 100% का मान क्या होगा मेरे लाल? तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, 5000 जो होगा वो सही उत्तर होगा। है कि नहीं है भाई? अरे बोला हो, थोड़ा बोला करो यार आप लोग, हमें सुनना होता है आपको। आप लोगों की बोलते ही नहीं। इतना पे तो वो भी बोल जाए जो छोड़ के चले गए हैं। हाँ, ₹750 की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपए है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज का दर क्या है? बताइए। ₹750 की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है। तो मैं अगर बोलूं होता क्या है? सर इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T/100। इंटरेस्ट कितना है सर? 18 रुपया का। प्रिंसिपल कितना है सर? 750। टाइम कितना है सर? 3 महीना। तो 3 महीना को हम साल में लिखेंगे 3/12। ये 3/12। 3 चौके 12, 0 से 0 खत्म। 5 दूना 10, 15 × 5 = 75 खत्म। काट दिए 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18 खत्म। 4 दूना 8 × 6 = 48 हो गया और बराबर हो गया 5 R के। तो R बराबर हो जाएगा 48/5। 5 × 9 = 45 और 5 × 6 = 30। 9.6%। 9.6% जो है वो सही उत्तर है। क्लियर है कि नहीं है भाई? एकदम क्लियर है। इस टाइप के टोटल 3 से 4 सवाल आपके एलपी एग्जाम में आए हुए हैं। तो 1-2 सवाल कराता हूं, 1-2 सवाल आपको होमवर्क दे दूंगा। चलो, आपको कोई सोर्स यूज नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई। वंस प्रारंभ बैच इज द लास्ट डेस्टिनेशन। और ये आपको दोबारा ना किसी टीचर को गाइडेंस की नीड पड़ेगी, ना कोई और सोर्स का नीड पड़ेगा भाई। कम से कम उसके सीट को आप 3 बार लगा लेना और क्लासेस को ढंग से पढ़ के नोट्स बना लेना। ठीक है? कल आपका जूम होने वाला है 2025 वाले बच्चों का, तो आप वहीं पे ये सब पूछा करो। ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, हर एक चीज़ अच्छे से गाइड किया जाता है। आप अभी नए जुड़े हो तो आपको नहीं जानकारी होगा बैचेस के बारे में। आप कुछ दिन हमारे साथ पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से चीज़ें डिलीवर की जाती है। एक्स इन्वेस्टेड 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 5 साल और सेम इंटरेस्ट मिलता है, सेम ब्याज मिलता है जब वाई का निवेश 4 साल के लिए 7.5% पर होता है। ध्यान दो, एक्स, अगर मैं बोलूं एक्स रुपए का इन्वेस्टमेंट 9% पर 5 साल के लिए, तो एक्स इंटू 9 × 5/100 और इतने ही का ब्याज जब वाई रुपया पर 4 साल 7.5% पर दिया गया, बराबर कर दिया। 5 से काटे 15 × 5 = 75। अब 15 चौके 60, ये 9, वाई को इधर ले आओ और ये 15 चौके 60 मतलब 6/9 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 × 9, 2/3 हो जाएगा। तो एक्स बाई वाई 2/3 हो जाएगा। एक्स बाई वाई 2/3 हो जाएगा। ले सकते हैं रोशन? चलिए, एनटीपीसी हो, सीडीएस हो, सीजीएल प्री प्लस मेंस हो, सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, उसको रिसर्च करके बनाया गया है। 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन एक जगह मिलता है। मास्टर बैच है वो। आप किसी भी टीचर का सीट देखेंगे, कुछ भी देखेंगे तो परफेक्ट चीज़ है।
वो एक ही जगह पूरी मटेरियल है। चलिए ये सवाल करिए। अब ये सेम सवाल है कि x को 8% एसआई पर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया, बराबर होगा, बटा में 100 नहीं लिखा हूं, बटा में तो 100 कट ही जाएगा, y इंटू 7.5 इंटू 6, काटोगे 15 पचे 75, y इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 15 छके 90, ये हो जाएगा 8, 9/8। क्लियर है? चलो अब ये सेम सवाल है, इसे आप खुद से भी कर सकते हो, एकदम सेम सेम सा सवाल है, इसे आप खुद से भी कर सकते हो। चलो भाई, इसे आप खुद से भी कर सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपने सवालों को आगे बढ़ाते हुए बेहतरीन सवाल आगे हम लोग करने वाले हैं और भी। चलो ये देखो, ये हमारे टाइपिंग वाले भैया का कमाल देखो, ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो। चलो संजीवनी बैच में हो तो क्या करूं, प्रारंभ बैच लो कि नहीं सर? ले सकता है अगर तुम्हें जल्दी पढ़ना है और मेंस लेवल की चीजें एक ही बार में चाहिए तो। वैसे उसमें फाउंडेशन बैच बहुत धीरे धीरे स्लो स्लो हर बच्चे को सिखाया जाता है संजीवनी में। संजीवनी पिलर है एकदम बेसिक और फाउंडेशन का। देखो बोला गया है कि 62,500 को 21% के हिसाब से 1/1/2 साल के लिए निवेश किया गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन बेहतरीन सवाल है। आ जाओ भाई, ध्यान दो। अगर मैं बोलूं आपसे कि पहले साल 21% का ब्याज मिलेगा और सर दूसरे साल जो हाफ ईयर के लिए है 21/2% का ब्याज मिलेगा, बोलोगे जी सर। अब मैं अगर बोलूं तो मुझे 1.5 सालों में कितना ब्याज मिलेगा टोटल, तो बोलोगे सर साफ साफ है 21 प्लस 21/2 प्लस 21 इंटू 21/2 100, 21 दूना 42 और 21 63/2 प्लस 21 1 7 441/200। अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखो तो मैं 2 जीरो यहां बढ़ा दिया, 2 जीरो यहां बढ़ा दिया, तो 63 4 6741/200। इतना परसेंटेज का ब्याज मिलेगा, इतना परसेंटेज का। कैलकुलेशन नहीं किया हूं, काटोगे तो आंसर आएगा। अब मैं बोलूं कि 62,500 पर 6741/200 परसेंटेज है तो 2 जीरो और आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 8 है 200, 25 से काटोगे 25 25 हाँ 625। अब गुणा भागा करना है, गुणा भागा करना है और कुछ नहीं करना। एक काम करो, ऊपर नीचे 4 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो काटे ही क्यों, काटे ही क्यों? चलो काट दिए हो तो काट दिए हो, अब तो हम कुछ करेंगे नहीं। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 67 41 25 चौके 100/32। अब 32 से काट दो ऊपर वाले को, पहले 4 से काट दो फिर 8 से काट देना। 4 से काटोगे 16 चौके 64, 3 बचा, 4/32, 2 बचा, 4 5 20, 4 दूना 8 और 4 5 20। 8 से काटोगे 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 छके 48, 2106, 8 छके 48, 4 बचा, 8 छके 48, 21,006 के आसपास आएगा, जो कि हमें लगता है ये ऑप्शन गलत वाला आंसर होगा। 2166 के आसपास आएगा। सी कहां आ रहा है? ये आ रहा है हमारा तो सी कहां आ रहा है भाई? काट के देखो, 16 चौके 64, 4 8 32, 4 5 20, 4 दूना 4 5 20, 4 दूना 8, 4 5 100, एकदम सही है, एकदम सही है। 8 से काटा 21 8 168, 8 छके 48, हाँ ये आ रहा है लगभग। चलो इस सवाल को करो। अब ये तो आसान सवाल है, ये तो एक आसान सवाल है। सम ऑफ 1000 जो है वो 1331 हो जा रहा है। टाइम एंड वर्क का सवाल आगे आएगा मेरे भाई हिमांशु। सर एक बात, इंग्लिश के लिए भटक रहा हूं, कैसे करूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये बता। आप इंग्लिश की स्ट्रैटेजी देखिए। 1000 की राशि 3 साल में 1331 हो गई, तो 1331 हो गई, बोलोगे जी सर। 3 साल में 1331 हो गई, जी सर। तो ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, इसको क्यूब रूट कर देंगे, इसको भी क्यूब रूट कर देंगे, तो ये 10:11 हो जाएगा। तो 1 साल में 10 से 11 हुई, तो 1/10 सर 10% जो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? जी सर। अगर क्लियर है तो इस सवाल को करो। सवाल है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 12% पर एनम फॉर 3 इयर्स इज 4140। 12% वार्षिक दर से 3 साल में 4140 रुपए है। इस राशि पर 8% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज होता है। बताओ भाई फटाफट से सभी लोग।
क्या होगा इसका आंसर? बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? अगर मैं बात करूं मेरे लाल, तो 12% 3 साल में साधारण ब्याज 12 या 36% देगा। सर 36% का मान आपका 4140 है, और बोला है कि 8% के दर से 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज। तो 8% के दर पे 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 8 + 8 + 8 × 8/100, तो 16 + 0.64 16.64%। तो 36% का मान पता है, 16.64% का वैल्यू क्या होगा बताओ? 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 18 तिया 54, 2 से काटोगे 115 बार चला जाएगा। तो 1% का मान 115 है, तो 16.64% का मान होगा 16.64 × 115। अब क्या करेंगे सर? 16.64 में एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इस 115 को ऐसे लिख दो, 100 + 10 + 5। तो इससे इसमें किया तो 1664 हो गया, फिर इससे इसमें किया तो 166.4 हो गया, और फिर इससे इसमें किया तो 5 के 20 और 5 के 30, 5 के 20 का 0 2, 5 के 30 और 2 32 के 2 3, 16 5 80 और 3 83, सबको जोड़ दिया। 4 2 6, 6 4 10 3 13 की 3, और 6 6 12 8 20 और 1 21 की 1 2, 6 1 7 2 9 और 1, 1913.6 जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्लियर है कि नहीं है भाई? क्लियर है कि नहीं है? बताओ भाई। जी सर एकदम क्लियर है। और अगर आपका चीजें एकदम क्लियर है तो इस सवाल को सॉल्व करो। 2000 इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन द अमाउंट आफ्टर 18 मंथ विल बी। 20% वार्षिक दर से 2000 रुपए का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक साधारण ब्याज पर रखा जाता है, तो क्या होगा? तेज बच्चा देखते बता देगा, तेज बच्चा देखते बता देगा। 1331 का मल्टीपल होगा, तो आंसर हो जाएगा 2662। बताइए बताइए भाई किसका किसका आंसर आ गया? चलो कराता हूं। पहले जैसे वो अर्धवार्षिक बोला तो आपको 6 मंथ का 3 पेयर बनेगा, 6 मंथ का 3 पेयर बनेगा। बोलोगे जी सर एकदम। अब मैं अगर बात करूं मेरे भाई, 1 साल में 20% का ब्याज है, तो 6 महीने में 10% का ब्याज होगा। हाँ सर। और 10% 3 साल में कितने का ब्याज देता है? सर सिंपल सी बात है 33.1%। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट निकालना है, तो पहले साल 10 से 11, अगले साल भी 10 से 11, 3 पेयर में 10 के क्यूब से 11 का क्यूब हो जाएगा। अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 है तो जो हमारा अमाउंट है वो 1331 है, लेकिन वो बोल रहा है जो हमारा प्रिंसिपल है वो 2000 है, तो 1000 यूनिट की वैल्यू मेरी 2000 है, तो 1331 यूनिट की वैल्यू मेरी 2662। इसका 2 गुना होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ओरिजिनल प्रिंसिपल 1000 का 2 गुना हो रहा है, तो ओरिजिनल अमाउंट 1331 का 2 गुना होगा। चीजें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलोगे सर आ रहा है। अगर आ रहा है तो इस सवाल को सॉल्व करो। मैं श्योर हूं कि इस सवाल को सभी लोग गलती करेंगे। 2023 सीजीएल मेंस में एक इसी कॉन्सेप्ट से सवाल आया था, और ऐसे ऐसे बच्चे जो ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो इंटरव्यू दिए हुए हैं, जो सेलेक्टेड है, हमारे चैनल पे इंटरव्यू पड़ा हुआ है, उन सभी ने इस कॉन्सेप्ट पे गलती सवाल बनाया था। और वो खुद एक्साइज इंस्पेक्टर पे पोस्ट पर है। एक्साइज वाले 3 बच्चे, एक एएसओ है, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। हमने 5-6 लोगों से पूछा, 5-6 लोग सारे के सारे इस कॉन्सेप्ट वाले सवाल को गलती किए थे। मैंने बोला कोई बात नहीं, वो सवाल ऐसा है कि गलती हो सकती है। चलो, इन व्हाट टाइम विल 4400 बिकम आरएस 4576 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली? बताइए बताइए भाई क्या होगा इस सवाल का आंसर? सर 8% रेट से 4400 4576 होता है, अर्धवार्षिक संयोजित है। 4400 अगर 4576 हो गया तो मैं देखता हूं इसका रेशियो क्या है। पहले सबसे पहला काम इसका रेशियो निकालो। 11 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, काट दो। 11 चौक 44, 11 चौके 44, 11 कम 11, 11 छक्के 66। 4 से कट रहा है, काट दो। ये 100 है, ये 4 एकम 4 और 4 चौके 16। फिर से कट रहा है, काट दो। सर ये 25 है 4 से, और ये 26 है। सर 25 से 26 हुआ है। अभी तो आसान सवाल दे दिया, हमें लगा था थोड़ा अच्छा होगा, ये आसान सवाल दे दिया। अब 8% 1 साल में है, तो बोलोगे सर 6 महीने में कितना होगा? 4%। और 4% का मतलब क्या है? 1/25। तो ये 6 महीने में 25 से 26 होगा, और जो मेरा रेशियो क्या है वो 25 से 26 हुआ है, तो ये 6 महीने में हुआ है, तो उत्तर होगा आपका 6 महीने। ये आसान सवाल हो गया। हमें लगा था थोड़ा डिफिकल्ट देगा। मेंस वाला सवाल देखोगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग था, काफी लोग इसीलिए गलती किए थे। इसीलिए सीजीएल मेंस तो सीजीएल मेंस होता ही है। हमें बोला लगा थोड़ा अच्छा बनाया होगा सवाल, लेकिन आसान था। चलो ये तो आसान सवाल है, ये भी 3 साल इसका आंसर होगा। 33 5 165 साफ साफ दिख रहा है। तेज बच्चा तो देखते आंसर टिक कर देगा। 33 5 165 करिए भैया इस सवाल को, करिए भाई।
सिम्स 5,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। इन वर्षों के बाद सिम्स को 1655 रुपए प्राप्त होते हैं। इनका मान ज्ञात करिए। 5,000 पे 1655 का उसे ब्याज मिल रहा है। अगर मैं चेक कर लूं कि कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है, इस सवाल को कई तरीके से किया जा सकता है। मैं एक इजी तरीका आपको सिखा रहा हूं। कितने परसेंट का ब्याज मिल रहा है, तो मैं ऐसे भी सोच सकता हूं कि सर चेक किया, 0 से 0 खत्म, 5 से काटा, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 10 से डिवाइड किया तो 33.1%। सर 10% 3 साल में 33.1% का ब्याज देता है, 3% आंसर। क्लियर? क्लियर है? अगर चीजें क्लियर है तो इस सवाल को करिए। बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 साल एट 5% एनम इज 5250, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम एट द सेम रेट फॉर सेम पीरियड। सवाल यह है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 साल में 5250 रुपया मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिलेगा? बताइए भाई, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस सवाल को। देखो, करो भाई करो। 3 साल में 5250 का एसआई मिला है, तो आपको बताना है 3 साल में सीआई क्या मिलेगा। ट्री मेथड से कर सकते हो, रेशियो मेथड से कर सकते हो, बेसिक से कर सकते हो, परसेंटेज मेथड से कर सकते हो, बहुत सारा मेथड है। सर 3 साल में 5250 का एसआई है, तो 1 साल में कितने का एसआई रहा होगा? 3 से काट दो, 17 तिया 51, 3 पचे 15, तो 1 साल में 1750 रुपए का एसआई मिला। अब इसका 5% और फिर जो आएगा उसका 5% निकालो। इसका 5% क्या होगा? 5 पचे 25 की 5, 2 बचा, 17 पचे 85 और 2 87.5, और फिर जो आएगा इसका 5% निकालो। 5 पचे 25 की 5, 5 साते 35 और 2 37 की 7, और 5 बटे 40 और 3 43, 43.75 हो जाएगा। सही है कि गलती है? सर सही है, 4.375 होगा ना। इसका 5% निकाल दिया, 87.5 का 5%, तो 5 पचे 25 की 5, कितना बचा? 2, 5 साते 35, 2 37 की 7, कितना बचा? 3, 5 बटे 40, 3 43, तो 4.375 होगा। आपका जो 3 साल का एसआई सीआई का डिफरेंस का एक रेशियो होता है, वो 3:3:1 होता है। क्या होता है? 3:3:1। तो जो पहला होता है इसको ही एसआई बोलते हैं। देखो, इसको गुणा करोगे तो एसआई यही आएगा 5250, ये एसआई होता है। अब जो अगला होता है 3:3:1 में, ये आपका जो सीआई ज्यादा वाला होता है वही पार्ट निकल के आता है। गुणा करो, 3 पचे 15 की 5, 3 साते 21 एक 22 की 2, 3 बटे 24 तो 26, और ये गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 1 पचे 5, 1 साते 7, 1 तिया 3 और 4। सबको जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। सबको जोड़ दीजिए, हमने सबको जोड़ दिया, 5250, 262.5, और ये हो जाएगा 4.375। ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5516.875। 5516.875 है, तो 5516.88 टिक कर दीजिए। चलो मेरे भाई, क्लियर है? अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, और यहां से आप इस सवाल को सॉल्व करिए, जो कि एक बेसिक सा सवाल है रेशियो का। एक बेसिक सा सवाल है रेशियो का। 60/75 इज इक्विवेलेंट टू 4/x, द वैल्यू ऑफ x इज। 60/75 जो है वो बराबर हो जाएगा 4/x के, तो 4 से काटा 15 बार, 15 से काटा 5 बार, तो x का मान 5 हो गया। इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। अगर समझ में आ गया तो इस सवाल को करिए, इस सवाल को करिए, इस सवाल को फटाफट से करें भाई। देखो, A/B 3:8 है, B/C 6:13 है, तो A/B/C बताना है। हल्का सवाल है भाई, ये भी बहुत छोटा सा सवाल है। A/B/C निकालना था हमें। A/B 3:8 दिया हुआ है, हमें B/C 6:13 दिया हुआ है। तो 3 छके 18, 8 छके 48 और 13 8 104। एक बार 2 से कट रहा है, काट लो। 2 से काटा 2 नमा 18, 2 से काटा 24 दूना 48, और 2 से काटा 52 दूना 104। 9:24:52 सही उत्तर होगा। क्लियर है कि नहीं है? चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो इस सवाल को सॉल्व करो। सेमी टाइप का सवाल है। इन एन एलॉय German silver, the ratio of copper to zinc was 17:1.
7, while that of nickel to zinc was 4:3, the ratio of copper to zinc to nickel in the alloy each. बताओ भाई क्या होगा इस सवाल का आंसर? ध्यान दो सर, कॉपर से जिंक जो है वो 17:7 है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन की मदद से आपको कॉपर टू जिंक टू निकेल बताना है। अब कहां पे कॉपर आपका और जिंक 17:7 है, चेक करो। ये 17:7 है सर? नहीं, ये 3 से काटा तो ये 17:7 है। ये आंसर हो सकता है, ये 17:7 नहीं है। कि ये 17:7 है, 4 7 28, हाँ। तो या तो आंसर ऑप्शन बी हो सकता है या डी हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं अगला। निकेल से जिंक आपका 4:3 चाहिए, तो आपका जिंक और निकेल का 4:3 चाहिए। यहां लिखा हुआ है कि जिंक टू निकेल, यहां निकेल टू जिंक, यहां जिंक टू निकेल, तो 3:4 कहां है? ये 7 चौक 28, 7 1 किसी 4:3 है, ये नहीं होगा। ये 3:4 है, 7 1 7 चौक 28, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, ऑप्शन बी सही उत्तर था। आप अगर बेसिक से करोगे तो कॉपर रेशियो जिंक आपका 17:7 दिया था, और निकेल रेशियो जिंक, तो निकेल पहले था, जिंक बाद में था। हम क्या कर रहे हैं, जिंक को पहले लिख लिए और निकेल को बाद में लिख लिए, निकेल को बाद में लिख लिए। तो क्या हो गया? 3:4 गुणा कर दो, 17 3 51, 7 3 21, 7 चौक 28। कॉपर जिंक और निकेल का आ जाएगा अनुपात। क्लियर है? तो ये एक बेसिक सा सवाल चाहते हैं भैया फटाफट से निपटाओ आप लोग इसको। एक हलवा सा सवाल चाहते हैं, इसको धड़ाम से निपटा दो सभी लोग। आई नेवर मैसेज यू सर, यू कांट रिप्लाई मी सर। अरे भैया अंग्रेजी इतना कहा झाड़ रहे हो। चलो, सैंड एंड ग्रेवल इन द मिक्स इज 17:8। रेशियो ऑफ ग्रेवल टू सीमेंट इज 6:17। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सीमेंट टू सैंड? सैंड और ग्रेवल का जो रेशियो था वो 17:8 था, और ग्रेवल टू सीमेंट जो था वो 6:17 था। आपको बताना है कि सीमेंट और सैंड, पहले सीमेंट फिर सैंड का रेशियो क्या होगा। तो ये 17 × 6 है और ये 8 × 17 है। 17 से 17 खत्म, 2 चौके 8, 2 3 6, तो 4:3 जो होगा वो सही उत्तर होगा। 3:4 नहीं, 4:3। तो ये 4:3 ये है, गलती नहीं करना, ये गलत है। आंसर 4:3, क्योंकि पहले सीमेंट बोला है, रेत के साथ सीमेंट का अनुपात। सीमेंट टू सैंड, तो पहले सीमेंट फिर सैंड। अंग्रेजी में तो पहले सीमेंट सैंड है, ऊपर वाला में, हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है। क्लियर है? चलो इस सवाल को करो। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट पुलक and Maneja had 5 ratio now, while the ratio of the number of marble that Jairam and Maneja had 7:18. What is the ratio of the number of marble that Pulak and Jairam had? बताओ भाई। प्लीज सर बताएं ना, प्लीज क्या बताएं। चलो देखो, ये इजी सा सवाल है। आपको पुलुक और मनेजा का रेशियो दिया हुआ है, और जयराम एंड मनेजा का रेशियो 7:18 है। तो इधर जयराम लिख लो, तो जयराम अगर 7 है तो मनेजा हमारा 18 है, और आपको बोला गया मनेजा यहां 9 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मनेजा 18 और 10 हो जाएगा अपना जयराम। तो आपको बताना था कि पुलुक और जयराम, तो 10:7 होगा आंसर। पुलुक और जयराम 10:7। ये तो इजी सवाल है, ये तो हल्के सवाल है, इसे करो। There are saplings of 361 mango tree and neem tree in a garden. The ratio of the number of mango tree to that of the neem tree sapling is 8:11. Then how many neem tree are in the garden? आपसे पूछा गया कि नीम के कितने पौधे हैं। 11 का मल्टीपल देखो मेरे लाल, एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। 11 का मल्टीपल देखो भाई, और हाँ हो जाएगा, काफी हद तक हो जाएगा। हनुमान भक्त, भक्त का स्पेलिंग सही कर ले भाई, भी से वक्त हो जाएगा, भी से वह हो जाएगा, 209 आंसर हो जाएगा। सर हमने साफ साफ देखा कि 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, आसानी से हो गया। अगर चीजें समझ में आ रही है तो अगले सवाल को सॉल्व करो। प्राइस ऑफ चेयर एंड टेबल 9:5 है। अगर चेयर का 4200 ज्यादा है टेबल से, तो टेबल का क्या है? सर टेबल का आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। नहीं, टेबल का 5 का मल्टीपल चाहिए। 9 इजी है, 9 से 5 गया 4 यूनिट का वैल्यू मुझे 4200 दिया हुआ है, तो हमें 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 5 20, तो 5 से गुणा करोगे 5 5 25, 5 एकम 5, 5250 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है बताओ भाई। चलो इस सवाल को करो। व्हेन अ वायर, जब एक 25.2 मीटर लंबी तार को 11:25 के अनुपात में विभाजित किया जाता है,
तो लंबे टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी? आपसे 25 यूनिट का मान पूछा है, तेज बच्चा 25 का मल्टीपल देख के टिक कर देगा, यही होगा ना? हाँ सर। अब एक वायर है 25.2 मीटर, उसे डिवाइड कर दिया गया 25:11 में, तो 25 10 35 1 36, टोटल 36 यूनिट बराबर हो जाएगा 25.2 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 36 7 52 0.7 के, तो 25 यूनिट बराबर हो जाएगा 25 7 175 17.5 के। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो इसे सॉल्व करो, सॉल्व करो मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त। देखते हैं किसका किसका आंसर आ रहा है। 500 लाइक होने वाले, फटाफट से लाइक करो भाई। करो भाई, फटाफट से लाइक करो। देखो, a number was divided in the ratio 3:2 when 8 was added to each of the number, the ratio changed to 7:5 greater than 2 number each। बड़ा नंबर कौन सा है? सर ये बोला गया है कि 8 ऐड कर दिया गया, एक रेशियो है नंबर का 3:2 में, 8 वाज एडेड टू ईच, दोनों में 8 ऐड कर दिया गया, तो ये 7:5 में हो गया। एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितना इसके बीच का गैप है उतना ही इसके बीच का गैप रख दो। इसके लिए हमने ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 तिया 6 2 दूना 4, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। बोलोगे जी सर। ग्रेटर ऑफ द टू नंबर पूछा गया है। सर ये 1 यूनिट से बढ़ा है, ये भी 1 यूनिट से बढ़ा है, लेकिन ये बोल रहा है कि 8 से बढ़ गया, तो 1 यूनिट का मान कितना है? 8। तो आपसे 6 यूनिट का मान पूछा है, तो 6 8 48 टिक करो, आंसर हो गया। क्लियर है कि नहीं है? है तो सेम ही टाइप का सवाल है, सॉल्व करो। एक बैग में लाल गेंदों के साथ हरे गेंदों की संख्या 4:9 में है। यदि बैग में 6 हरे रंग की बॉल मिला दी जाता है तो लाल गेंदों के साथ हरी गेंद की अनुपात 1:3 हो जाती है। सर मेरे, हमसे अगर कोई बोले तो हमने मिलाया सिर्फ हरा गेंद है, लाल जितना पहले था लाल अब भी उतना ही होने चाहिए, तो यहां 4 है यहां 1 है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम यहां भी 4 बना देते हैं। हमने यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4:9 पहले था, अब 4:12 हो गया। सर कितना बढ़ गया? 3 यूनिट। लेकिन वो तो बोल रहा है कि सर बढ़ गया, बढ़ाए हम लोग 6 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2। तो बैग में कितनी लाल गेंद है? तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछा गया है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 दूनी 8। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे जी सर क्लियर है। क्लियर है तो सेम टाइप का ही सवाल है, सॉल्व करना है फटाफट से हर बच्चे को। सॉल्व करिए इस सवाल को सभी लोग। सभी लोग सॉल्व करिए फटाफट से। क्या है सवाल? देखो, इनिशियल रेशियो ऑफ आटा और चीनी और आटे का अनुपात 2:7 था, डफ बोलते हैं इसको। 9 किलो आटे में जॉन ने चीनी और आटे का अनुपात, देखो गलती लिखा गया, टू 9 kg ऑफ द डफ जॉन एडेड मोर शुगर टू मेक द शुगर टू फ्लोर रेशियो 2:5। चीनी ऐड किया गया, चीनी पहले 2 था, टू 9 kg ऑफ द डफ जॉन एडेड मोर शुगर टू मेक द, अच्छा पहले 9 किलो का था, तो पूछा गया अब कितना ऐड किया गया, यही है ना? गलती सवाल लग रहा है, भाषा इसका तो भसवा ही गलती लग रहा है। इनिशियल रेशियो ऑफ शुगर टू फ्लोर इन अ डफ वाज 2:7 टू 9 kg ऑफ द डफ जॉन एडेड मोर शुगर टू मेक द शुगर टू फ्लोर रेशियो 2:5। शुगर पहले भी 2 था, अब भी 2 है, फ्लोर चीनी आपका फ्लोर 7 से 5 हो गया। अच्छा एक चीज आपको समझना है यहां पर कि आपका चीनी 9 किलो मिलाया गया, लेकिन आटा पहले भी 7 था तो अब भी 7 रहना चाहिए, तो आटा दोनों जगह बराबर हो तो कर दो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से करोगे तो ये 5 गुणा 2 10 हो जाएगा, और 5 7 35 हो जाएगा, और ये 7 5 35 हो जाएगा, और 7 दूना 14 हो जाएगा। अब आपसे बोला गया कि जो चीनी है वो आप 9 किलो बढ़ा दिए हो। यार गलत लग रहा है सवाल, भाषा इसका गलत लग रहा है। जॉन ने बाद में कितनी चीनी मिलाई? 9 किलो आटे में जॉन ने चीनी और आटे का 9 किलो आटे में जॉन ने चीनी और आटे का अनुपात 2:5 बनाने के लिए चीनी मिलाई। अच्छा पहले से 9 किलो आटा था, एक आटे में चीनी और आटे का अनुपात 2:7 था, 9 किलो में उसने कुछ मिला दिया चीनी, जिससे वो 2:5 हो गया। सही तो कर रहे हैं, सही तो कर रहे हैं। कुछ 800 बोल रहे हैं, कुछ 1200 बोल रहे हैं, तो हलवा सवाल है। अब यहां पे साफ साफ है कि पहले मेरा 9 किलो था, अभी 4 यूनिट बढ़ा दिया, 4 यूनिट का वैल्यू बता दो, 10 और 35 45 यूनिट बराबर है 9 किलो के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 1/5 किलो के, तो 4 यूनिट बराबर होगा 4/5 किलो के, तो इसको ग्राम में बदल देते हैं, तो 5 से काटा 5 दूना 10, सर 800 ग्राम होगा। कैसे कोई 1200 बोल रहा है यार? 800 ग्राम आंसर होगा, 1200 गलत है, ठीक है, हाँ 800 ग्राम सही है। इसे करो,
प्रेजेंट एजेज ऑफ साई एंड सतीश आर इन द रेशियो ऑफ 5:4. 3 years बाद रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बिकम 11:9. पहले 5:4 था, 3 साल बाद वो 11:9 हो गया. तो हम क्या बोलेंगे, इसका गैप 2 है तो इसका भी गैप 2 बना दिया जाए. 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 5 10, 2 4 8. पहले 10:8 था, अब 11:9 हो गया. सर कितने साल बाद? 3 साल बाद. तो 3 साल बाद 11:9 हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 है. तो आपसे सतीश का प्रेजेंट एज पूछा है, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 8 दिया 24. 8 दिया 24. आता है या नहीं? अरे नहीं आता है भाई, किसको बोल रहा है? इस सवाल को सॉल्व करो मेरे लाल, इस सवाल को सॉल्व करो मेरे लाल. क्या है कि लालू और बालू का एज का रेशियो 1:2 है. 7 साल बाद उनके एजेज के रेशियो 3:5 हो गए. तो एल्डर पर्सन का रेशियो बताना है एज का. इसका डिफरेंस 2 यूनिट है, इसका डिफरेंस 1 यूनिट है. तो आप बोलोगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें. 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और ये हो जाएगा 3:5. कितना इंक्रीज हो गया? 1 यूनिट. लेकिन वो बोला है कितना इंक्रीज है? 7 साल. तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको 7 साल दिया हुआ है. तो बड़े व्यक्ति का एज 4 यूनिट का वैल्यू 4 7 28 साल हो जाएगा. क्लियर है? हाँ क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे जी सर क्लियर है. क्लियर है तो इस सवाल को सॉल्व करो. मिक्सचर का सवाल है, मिक्स करने के ऊपर. अरे हमको नहीं आता है मेरे भाई राजगुडील, कभी आप आके सिखा दो यार. बताओ यार, अगर नहीं आता है तो डांटोगे? हाँ नहीं आता है तो सिखाना चाहिए ना. आप ऐसे डांटोगे तो हमें डर लगता है. सिखा दो, ऐसे नहीं, ऐसे बताइए. क्या है भाई? पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1 और 3:1 है, उनको 1:2 में मिला देना है. ठीक है, तो अंतिम मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात क्या होगा बताइए? अरे बता दो मेरे भाई, क्या होगा? सर 4:1 और 3:1 में है, तो पहले हमें कोई भी चीज को मिलाने से पहले उन्हें बराबर करना होता है. तो हम बराबर कर देंगे. ऊपर क्या है? 4 1 5 है, नीचे क्या है? 3 1 4 है. तो ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले में 5 से. क्यों किए सर? क्योंकि दोनों रेशियो बराबर हो जाए. अब हम क्या करेंगे कि अब इनको 1:2 में मिला देंगे. तो अब इन्हें 1:2 में मिला देते हैं. तो 2 से इधर काट लो, 2 दूना 4, छोटा हो गया तो सीधे 2 चौके 8, 2 1 कम 2 और 5 दिया 15 और 5 1 कम 5. यार 19 वाला आंसर नहीं है, ये आंसर होगा 15 8 23 और 5 2 7. हमारा तो 23:7 आ रहा है. ऑप्शन बी. अगर समझ में आ रही है तो सेम टाइप का सवाल है, सबका उत्तर आना चाहिए भाई, सबका उत्तर आना चाहिए. सेम टाइप का सवाल है, सभी के उत्तर आना चाहिए. क्या है देखो, 2 water squash mixture the first with a water to squash 5:1 and the latter with a ratio 3:1. पहले वाले में 5:1 है, दूसरे वाले में 3:1 है. पहले इन दोनों को बराबर कर देते हैं. तो ऊपर वाले को 4 से और नीचे वाले को 6 से. अपने मन की खेती है, कर दो भैया गुड़ा. फिर बोला इन दोनों को 3:2 में मिला दीजिए. सर 3:2 में मिला दिए. ये 4 3 12, ये 6 दूना 12, 12 से 12 खत्म. सर 1:1 है, खेले खत्म हो गया. ये 5 3 8 और ये 1 1 2, इसको भी काट देंगे तो उत्तर आ जाएगा 4:1. 4:1. 4:1 एकदम सही है डॉक्टर झटका का. इस सवाल को सॉल्व करो. दोनों सवाल सॉल्व करने हैं भाई आप लोगों को, आराम आराम से ध्यान दीजिए. चलो भाई, समवन रुपये 50 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के कॉइन को मिला के 93 रुपया 75 पैसा बना दिया गया. अगर उनकी संख्याओं का अनुपात 3:4:5 में है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताएं. बताइए भाई. देखो आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा. कोई बोलेगा सर कैसे आप बोल दिए, आप रट के आए हैं क्या? अरे नहीं, देखो ये 3:4:5 है. हाँ सर देखो ये 14 3 42, 14 4 56, 14 5 70, ये भी 3:4:5 है, ये भी 3:4:5 है. अब या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा. अब जो हो हमें नहीं पता है. आइए करते हैं. मान लेते हैं ये 1 रुपया है और 50 पैसा को आधा रुपया लिख दिया, 25 पैसा को 1/4 रुपया लिख दिया, और ये 3:4:5 में है.
मिला देते हैं। 3 एकम 3, 4/2 प्लस 5/4, ऊपर नीचे एलसीएम लिए तो ये 4 हो गया, तो 4 तिया 12। एक काम करो, काहे मेहनत कर रहे हो मास्टर साहब, 2 दूना 4 काट दो ना, तो 5 प्लस 5/4, 4 5 20, 5 25/4, ये किसके बराबर होगा? ये 93.75 के बराबर होगा। 25 तिया 75, 25 7 175, 25 5 125, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 75 चौके 300, 4 तिया 12 और 3 15। 1 यूनिट का वैल्यू 15 हुआ तो 3 यूनिट का वैल्यू 15 तिया 45, 4 यूनिट का वैल्यू 15 चौके 60, 5 यूनिट का वैल्यू 15 5 45। 3 यूनिट हो जाएगा 3 गुणे 15 45, 4 यूनिट हो जाएगा 4 गुणे 15 60 और 5 यूनिट हो जाएगा 5 गुणे 15 75। क्लियर है कि नहीं है? बताओ मेरे भाई, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को, सेमी टाइप का सवाल है, करो। सेमी टाइप का सवाल है, करो। क्या है ये सवाल? देखो, एक बैग कंटेन्स डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, एज्यूमिंग देयर आर इक्वल नंबर ऑफ 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया कॉइन। ये माना गया है कि 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया के कॉइन बराबर है और बैग में कुल धन 368 रुपया है, तो सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी? मान लेते हैं x या फिर आप एक ही मान लो, आपके ऊपर है भाई, हम नहीं बोलेंगे। 1:1 में है, तो 1 एकम 1, 5 एकम 5, 10 एकम 10, 10 5 15 1, 16 यूनिट बराबर है 368 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 16 दूना 32, 16 तिया 48। 23 गो सिक्का 1 रुपया का है, 23 गो सिक्का 5 रुपया का है और 23 गो सिक्का 10 रुपया का है, तो 23 प्लस 23 प्लस 23 टोटल 69 सिक्का है यहाँ पर, 69। सर थोड़ा भोजपुरी अंदाज में, अरे का बोली बोला हो तो कहबू तो दिल निकाल के दे दे। एक अरे जाई तो भोजपुरी के बात कौन बड़ा बात बा हमरा खातिर, 2 शब्द बोलल। कौन है ये? सैडी जेम्स। आ जाओ भाई, सवाल को देखो। The question is, Vishnu spends 5,000 in buying 12 tables and some chairs. The cost of one table is 50 rupees and that of the one chair is 40 rupees. What is the ratio of the numbers of the chairs to the number of table purchased? बताइए। सवाल यह है कि 5,000 रुपए में वो 12 टेबल खरीदा है और एक टेबल का दाम 50 रुपीज है। बोलोगे जी सर, जी सर। और एक चेयर का दाम 40 रुपया है, तो मान लेते हैं उसने x चेयर खरीदे हैं। सिंपल सी बात है। तो 12 टेबल है, एक टेबल का दाम 50 रुपया और x चेयर है, एक चेयर है उसका दाम 40 रुपया और इसका कॉस्ट आ गया 5,000। बोलोगे जी सर। अगर हम सॉल्यूशन करना शुरू किए तो 12 25 60, 600 प्लस 40x इक्वल्स टू 5,000। 40x इक्वल्स टू 5,000 से 600 गया 4400। काटा कुटी मचाओगे, आंसर हम लोग पाएंगे। 4 से काटा x का मान 110। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है सर कि सर आपका चेयर का जो नंबर है वो 110 है और आपसे बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चेयर टू नंबर ऑफ टेबल। तो नंबर ऑफ चेयर 110 हो गए और नंबर ऑफ टेबल 12 हो गए। 2 से काट लो, 55 दूना 110 और 2 छक्का 12। हल हुआ सवाल है। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बीके यादव जी का सेंटर हमारे पटना में पड़ा है। चलिए, ये आपका एक मीन प्रोपोर्शन का छोटा सा सवाल है, सभी को निपटा देना है। हम अभी देखेंगे सर। क्या देखिएगा बताइए? बी एकदम सही आ रहा है जी, ओहो आ रहा के अरे रे, चला चलिए भैया, चला आओ सवाल सॉल्व कर जाओ। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 एंड 98। अगर कोई आपसे बोले x और y का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 98। तो 98 दूना 196 का स्क्वायर रूट होता है 14। 196 का स्क्वायर रूट होता है 14। क्लियर है? अगर चीजें क्लियर है मेरे भाई मेरे यार, तो इस सवाल को सॉल्व करके दिखाओ। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 0.16 एंड 0.64। जीरो 0.16 और 0.64 का क्या होगा? 0.16 इंटू 0.64।
0.6 का स्क्वायर रूट होगा 0.8 और 0.16 का होगा 0.4, तो 4 8 है 32। 0.32 जो होगा वो सही उत्तर होगा। यहां से हमारे अगले टाइप के सवाल स्टार्ट होने वाले हैं, सब लोग ध्यान देंगे। चलो देखते हैं, इस सवाल को सॉल्व करो। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, पहले 100 नेचुरल नंबर का मीन क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे पहले n नंबर का मीन क्या होगा, तो आप फॉर्मूला याद कर लेना। पहले n नंबर का मीन होता है n प्लस 1/2, तो पहले 100 नंबर का मीन हो जाएगा 100 प्लस 1/2, 101/2 सर, ये हो जाएगा 50.5। क्लियर है कि नहीं है? बेसिक सा सवाल था, इसे करो। बोला है एवरेज ऑफ 3 नंबर 6 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इज 5 एंड एवरेज ऑफ लास्ट 2 इज ऑलरेडी है। एवरेज ऑफ लास्ट 2 इज 8, बताइए। द 3 नंबर आर, अब इसको हम लोग ऑप्शन से भी तो कर सकते हैं। देखो बोला है पहले 2 का एवरेज 5 है, तो 8 2 10, पहले 2 का एवरेज 5 हुआ 10/2। हाँ सर, लास्ट 2 का एवरेज 8 है, 8 8 16/8 8 होगा सर, ये सही है, सही है। अब देखो 2 6 8/2, पहले 2 का एवरेज 4 हो गया, 7 3 10/2, पहले 2 का एवरेज 5 हुआ, लेकिन 8 7 15/2 दूसरे 2 का एवरेज नहीं हुआ, 7 2 9/2। ऑप्शन से सॉल्व कर दो, चीजें आपको जल्दी हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है सवाल। चलो भाई इस सवाल को करो, ध्यान देना। क्या है सवाल? 4 नंबर ए बी सी डी आर सच दैट देयर ओवरऑल एवरेज इज 16, द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 9.5, देन एवरेज ऑफ सी एंड डी इज। बताओ भाई, सिंपल सा सवाल है, कैलकुलेशन ही बड़ा नहीं है, तो बेसिक से ही कर लेते हैं। वैसे आप डेविएशन से भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है डेविएशन से करना। डेविएशन से कैसे कर सकते हो कि 16 से 6.5 कम है, तो 16 से 6.5 ज्यादा कर दो, 22.5 हो जाएगा। ये 16 से 6.5 कम है, तो 16 से 6.5 ज्यादा कर दो, आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाएंगे, आ जाओ बेसिक से करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4 बराबर 16 दिया हुआ है, और ए प्लस बी बटे 2 हमें 9.5 दिया हुआ है। हमसे पूछा है सी प्लस डी बटे 2 का मान क्या होगा। कर दो भाई, 4 मल्टीप्लाई होगा सर, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 64 होगा, और ए प्लस बी 9 दूना 18 1 19 होगा। अब मैं ए प्लस बी की जगह पे 19 पुट कर दूं, तो सी प्लस डी का मान क्या हो जाएगा? 64 माइनस 19, 14 से 9 गया 5, 5 से गया 4, 45, 45 बटे 2 सर 22.5 उत्तर हो जाएगा, 22.5 उत्तर हो जाएगा। क्लियर है जी सर? इसको करो। बोला है 4 नंबर्स व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, 4 संख्याओं को जब एक आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो 3 न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है, जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है। आंकड़े का रेंज क्या है, मतलब सबसे छोटा और सबसे बड़े वाले का डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे सर मान लेते हैं सबसे छोटा WXY है, तो W प्लस एक्स प्लस वाई बटे 3 जो होगा वो 18 होगा, और x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3 जो होगा वो 22 होगा। मुझसे पूछा है सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले का उत्तर क्या होगा। अगर हम बोले इससे इसको घटा दो, तो घटा दीजिएगा तो y से y खत्म, x से x खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म, बचेगा क्या? z माइनस w बटे 3, और ये हो जाएगा 22 से 18 गया 4। हमने कुछ नहीं किया, बस घटा दिया, तो y से y खत्म, x से x खत्म, z माइनस w बटे 4, तो z माइनस w बराबर हो जाएगा 12। आपसे ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच का अंतर क्या है। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो इस सवाल को बताओ। सवाल है कि मीन टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर अ वीक इज 28 डिग्री सेल्सियस। एक शहर में एक सप्ताह का औसत तापमान 28 डिग्री है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत 27.5 है, और गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार का औसत 29 है, तो गुरुवार के लिए दर्ज तापमान क्या होगा? बताएं सर। सीधी सीधी बात है कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे और प्लस थर्सडे का जो औसत है वो 27.5 है,
और आपसे बोला गया कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और प्लस संडे का जो औसत है वो 29 है। और आपसे साथ के साथ ये भी बोला गया है कि पूरे 7 दिन का मंडे टू लेकर संडे तक जो औसत है बटे 7 वो आपका 28 है। और आपसे पूछा गया है कि टेम्परेचर ऑन थर्सडे क्या होगा, थर्सडे के दिन टेम्परेचर क्या होगा। एक काम करें सर, हाँ करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और फिर सर क्या मिल गया कि फिर से थर्सडे मिल गया, तो एक बार और थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे बटे 4 बराबर हो जाएगा 7 9 16 और 2 2 4 1 5 56.5। ठीक है, ठीक है, बेसिक से कर रहे हैं तो बेसिक से ही करा दे रहे हैं, डेविएशन से भी हो सकता है ये सवाल। अगर इस 7 को इधर ले जाएंगे तो मंडे टू संडे का सम जो होगा 196 होगा। तो इस टी को छोड़ के इन सबका सम 196 है। तो 196 प्लस टी, अगर इस 4 को इधर ले जाएंगे तो 4 5 20 की 0 2, 4 6 24 2 26 और 4 5 20 और 2 22। तो टी बराबर हो जाएगा 296 से 226 से 196 गया 20, 30 ना 30, 30 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते चले हम लोग, इस सवाल को सॉल्व करिए। सवाल है कि मीन हाइट ऑफ 25 बॉयज इन अ क्लास इज 150 एंड मीन हाइट ऑफ 35 गर्ल्स इज द सेम एज 145 सेंटीमीटर, द कंबाइंड मीन ऑफ 60 स्टूडेंट इज। बताइए, 25 लड़कों का औसत 150 है, 35 गर्ल्स का औसत 145 है, तो आपको 60 के 60 बच्चों का औसत बताना है। तेज बच्चा जल्दी कर लेगा, तेज बच्चा जल्दी कर लेगा, डेविएशन भी लगा देगा, काटाकुटी भी लगा देगा। काटाकुटी लगा के ऐसे कर देगा 5 5 25, 5 7 35। बेसिक तरीका होता है 5 इंटू 150, 7 इंटू 145 बटे, ऐसे करके बेसिक तरीका होता है कि अगर A1 का एवरेज x1 है, A2 का एवरेज x2 है, तो जो आपका A1 प्लस A2 का एवरेज आता है वो क्या आता है, तो A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 अपॉन A1 प्लस A2। ये फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज इसको बोलते हैं। इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो 25 गुणे 150, 35 गुणे 145। इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है रेशियो का कॉन्सेप्ट, उसे काट दिए। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है डेविएशन का। अगर हम इसे 145 मान लिए तो प्लस का 5 ज्यादा है 5 के ऊपर, तो 5 5 25 बटे 7 5 12, तो 145 प्लस 25 बटे 12, तो लगभग 145 प्लस 2 147 के आसपास आंसर हो जाएगा। क्लियर? जी सर, क्लियर तो आगे बढ़ो, क्लियर तो आगे बढ़ो भाई। द मीन स्कोर इन अ टेस्ट of the 12 boys in a class was 16, while the overall mean of the 30 student in the class was 18.1. What was the mean score of the call? आप यहां पे एलिगेशन लगा सकते हो, बेस्ट चीज है एलिगेशन। बोला है 12 लड़के हैं, तो साफ साफ पता है सर 18 लड़कियां होगी 30 में से, तो 12 लड़के हैं 18 लड़कियां, क्योंकि खुद से बोल रहा है कि 30 टोटल स्टूडेंट है जिसमें 12 लड़के हैं, और 12 लड़कों का एवरेज लड़कों के सामने लिख दो 16 है, और 30 के 30 बच्चों का एवरेज 18.1 है, खुद बोल रहा है। तो आपको गर्ल्स के सामने कुछ नहीं है, तो गर्ल्स का एवरेज निकालना है। बोलोगे जी सर, कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2:3। बहुत ही जबरदस्त सवाल है भाई। अब इसको आप समझना, बड़े वाले से छोटे वाले को घटाना होता है, तो 18.1 से 16 को घटा देंगे तो 2.1 हो जाएगा। तो इसका 0.7 गुना है, तो इसका 0.7, 2 7 14, ये 1.4 हो जाएगा। अब इस 1.4 में 18.1 जोड़ दो तो 4 1 5 और 18 1 19, 19.5 जो है वो सही उत्तर है कि नहीं है भाई? बोलोगे सर एकदम है, चीजें समझ में भी आ रही है। सेम टाइप का अगला सवाल देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। सेम टाइप का अगला सवाल देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। The mean score in a test of the 10 boys in a class was 15, while the overall mean of the 25 students in a class was 16.2. What was the mean score of the girls? 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत 15 था, लड़के का औसत कितना था 15, और लड़के कितने थे 10। टोटल लोग कितने थे सर 25, तो सर लड़कियां 15 हो गई, और सभी बच्चों का औसत कितना था 16.2। रेशियो काट दिया, 5 दूना 10, 5 3 15, 2:3 में लड़के लड़कियां हैं। 16.2 से 15 गया 1.2, चलिए 3 चौके 12 है, तो ये 2 चौके 8 हो जाएगा 0.8। इससे ये घटाए हैं तो इसमें ये जोड़ेंगे तो 16.2 और 0.8 17 हो जाएगा सही उत्तर, 17 हो जाएगा सही उत्तर। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे है। चलो फिर यहां से इस सवाल को करो, जबरदस्त सवाल आपके टाइम एंड वर्क के, जबरदस्त सवाल आपके टाइम एंड वर्क के, जबरदस्त सवाल आपके टाइम एंड वर्क के। ध्यान दो, A and B कैन कंप्लीट द टास्क इन B स्टेज, B and C कैन
complete it in 30 days and C and A can do the same task together in 24 days, how many days will each of B and C अलग अलग कर पाएंगे, काम बताना है। बढ़िया सवाल है, समझने के लिए अच्छा सवाल है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। हमसे बोला है कि A और B 20 दिन में करता है, B और C 30 दिन में करता है और C और A 24 दिन में करता है। 20, 30 और 24 का एलसीएम 120 होगा। 20 छके 120, 30 चौके 120, 24 पचे 120। अगर हम सॉल्व करें तो सबको ऐड करते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, मिलकर बनता है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और ये किसके बराबर मिलेगा? 6 4 10 5 15। तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर मिलेगा मेरे लाल? ये 15/2 के बराबर मिलेगा। अब मुझे बताना है बी और सी अलग अलग कितने दिन में काम कर सकते हैं। तो मैं बी और सी का निकालूंगा एफिशिएंसी। तो मैं ए प्लस बी का वैल्यू 6 पुट कर दिया, तो 6 प्लस सी बराबर है 15/2। तो सी का मान हो जाएगा 15/2 माइनस 6, सर 3/2। अब सी का मान 3/2 हो गया और बी प्लस सी क्या है 4, तो यहां से बी निकाल लेंगे। बी हो जाएगा 4 माइनस 3/2, ये हो जाएगा सर 5/2। अब सी का क्षमता 3/2 है, बी का क्षमता 5/2 है, तो पूछा गया अलग अलग कितने दिन में कर लेंगे। तो 120 को काटो एक बार बी से, 120 को काटो एक बार सी से। काटा भाई, 24 5 120, 24 दूना 48, 40 दिया 120, 40 दूना 80, 48 और 80। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो सेम टाइप का सवाल है और इसका डेटा भी सेम है, बस यहां पे अलग अलग ए बी सी तीनों का पूछा गया है, तो इसे आप खुद से करना। थोड़ा सा डिफरेंट है, 40 30 24 ये खुद से करना। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस सवाल को करो। इस सवाल को करो। कोई एक काफी है भाई। अजय, दोनों क्यों लोगे? एनटीपीसी ले लो, ग्रुप डी भी कवर हो जाएगा उसमें। मैथ थोड़ी बदल देंगे, वही चीज रहता है। रेलवे का टेलीग्राम ग्रुप का नाम रेलवे योद्धा है। आइए, ए और बी एक साथ 12 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले ही 15 दिनों में कर सकता है। अब ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं और ए अकेले 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम क्या हो जाएगा सर? 60। 12 5 60, 15 चौके 60। सर बी का क्या हो जाएगा? 1। बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर ए का एफिशिएंसी 4 है तो बी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या गया है भाई? अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे यह पूछा गया है एक कार्य को पूरा होने, वे एक साथ कार्य स्टार्ट करते हैं, एक कार्य को पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ कार्य कितने दिन किया? 10 दिन पहले ए छोड़ दिया, इसका मतलब है कि आखिरी के 10 दिन बी अकेले किया होगा और बी का क्षमता 1 है, तो 10 दिन में 10 काम किया होगा, तो जो ये बचा हुआ 50 काम होगा ये दोनों मिलकर किए होंगे। बोलोगे जी सर। तो ये 50 काम 4 + 1 5 के एफिशिएंसी से किए होंगे। तो सर 10 दिन ए और बी साथ काम किए होंगे और 10 दिन बी अकेले किया होगा। तो आपसे पूछा गया ए और बी एक साथ कितने दिन काम किए? सर एक साथ 10 दिन तक काम किए। ठीक है? बोलोगे एकदम ठीक है सर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इस सवाल को करो। A and B together can complete a task in 12 days. However, A works alone, completes half the job and leaves, and then B works alone, completes the rest of the job. It takes 25 days in all to complete the work. If B is more efficient than A, how many days it would have taken B to do the work by self? जबरदस्त सवाल है, इसको बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। इस सवाल को काफी लोग नहीं कर पाते। इस सवाल को हम देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। ए और बी काम स्टार्ट किया और उसे 12 दिन में कर सकते हैं। देखो बेस्ट चीज जो है ना, अगर हम आपके जगह पर हो, मैं आपको एकदम स्टूडेंट वाला अप्रोच बताऊं, अगर मैं पेपर में बैठा हूं, मेरे सामने ये सवाल आ जाए तो मैं कैसे करूंगा? मैं बारी बारी से एक एक ऑप्शन सॉल्व कर दूंगा और खास करके जो इजी ऑप्शन है उसको सॉल्व कर दूंगा। जानते हो कैसे? एक बार 18 को सॉल्व करूंगा, फिर एक बार 15 को सॉल्व करूंगा, फिर एक बार 20 को सॉल्व करूंगा, फिर एक बार 22 को। पहले 15 18 को सॉल्व करूंगा। कोई बोलेगा सर क्यों ऐसा कर रहे हैं? आओ बताता हूं। चलो प्योर बेसिक से सिखाता हूं एकदम तरीके से। देखो ए और बी मिलके आपके 12 दिन में काम पूरा कर सकते थे। अब मैं मान लेता हूं कि बी अकेले 18 दिन में, पहले 18 मानता हूं, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा सर? 72। और पहले 36 हो जाएगा, 36। तो 12 तिया 36, 18 दूना 36। सर बी का क्षमता 2 है तो ए का क्षमता 1 है। काम कितना है? 36। अब बोला है कि ए वर्क एलोन हाफ कंप्लीटेड हाफ द जॉब, कंप्लीटेड हाफ द जॉब, तो 18 यूनिट ए 18 दिन में किया होगा और बचा हुआ 18 यूनिट बी 18/2 9 यूनिट में किया होगा। तो 18 9 27 हो गया। सर आना तो 25 चाहिए था, तो पहला ऑप्शन गलत है।
बाई ऑप्शन बेस्ट है, बाई ऑप्शन बेस्ट है। अब अगला तरीका हम पहले 15 को चेक करेंगे। सर क्यों 15 का चेक करेंगे? क्योंकि 15 जो है ना वो ज्यादा आसान है एलसीएम लेना। तो 12 और 15 को चेक किया तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 60। 12 पचे 60 और 15 चौके 60। बी का क्षमता 4 और ए का क्षमता 1। 60 यूनिट काम था और बी का क्षमता 1 हो गया और बी का क्षमता 4 हो गया और ए का क्षमता 1 हो गया। सर अब तो साफ साफ दिख रहा है कभी आधा काम करेगा तो 30 दिन लग जाएगा, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं। डी कहां से आंसर आ रहा है यार? डी पे तो फेल हो गया, देख लो तुम्हारे सामने। 12 पचे 60, 15 चौके 60 और 4 इसका एफिशिएंसी हो जाएगा तो ए का 1 हो जाएगा, आधा कभी काम कर ही नहीं पाएगा। अब एक बार लेते हैं हम लोग 20 को। अगर 20 भी फेल कर जाएगा तो 22 आंसर हो जाएगा। 12 और 20 का एलसीएम कितना? 60 और 12 पचे 60, 20 दिया 60। सर ये ए प्लस बी का एफिशिएंसी था। अब हम बोले तो ए का क्षमता क्या है? 2 और बी का क्षमता 3। अब 2 के क्षमता से इसका आधा काम कितने दिन में करेगा? 30/2। और 3 के क्षमता से इसका आधा काम कितने दिन में करेगा? 30/3। तो ये 15 दिन और ये 10 दिन। 15 + 10 25 आ गया। हाँ सर आंसर हो गया 20। बाई ऑप्शन जाओगे बेस्ट। बेस्ट सवाल, इस सवाल का बेस्ट सॉल्यूशन बाई ऑप्शन। इस सवाल का बेस्ट सॉल्यूशन बाई ऑप्शन। इसे करो। A and B can complete a task. A and B can completed a task in 12 days. However, A had to leave a few days before the task was completed and hence it took 16 days. एक लाइन में चुटकी बजाते कर रहा हूं, देखो कैसे करते हैं इसको। बोला है कि A और B 12 दिन में काम कर सकते हैं और A कुछ दिन पहले काम छोड़ दिया। However, A had to leave a few days before the work was completed and hence it took 16 days in all to complete the work. If A alone could complete the easy सवाल है, चलो हटाओ। 21 days, how many days before the work did A leave? 12 दिन में A और B दोनों कर सकते थे, 21 दिन में आपका A कर देता है। 12 और 21 का एलसीएम क्या हो गया सर? 84। तो 12 7 84, 21 चौक 84। तो ये 4 है, ये 3 है। तो B का क्षमता क्या है? 3। बोलोगे जी सर। आपसे बोला है कि टोटल 16 दिन काम करना पड़ा है क्योंकि A जो है कुछ दिन पहले छोड़ दिया है। तो आपसे बोला है कि A कितने दिन पहले छुट्टी पर चला गया। कौन सी बड़ी बात है? मान लेते हैं कि A x दिन तक काम किया तो 4 3 7। आप उससे अच्छा तरीका बताऊं? आओ जबरदस्त तरीका बताता हूं। सर A छुट्टी पर गया है ना? हाँ। B तो छुट्टी पर नहीं गया है ना? नहीं, सिर्फ A छुट्टी पर गया है। तो मेरे लाल B 3 के एफिशिएंसी से पूरा 16 दिन काम किया होगा। तो 16 3 48 काम कौन किया? B। तो 14 से 8 गया 6, 7 से 4 गया 3, ये 36 यूनिट कौन किया? A। तो 36 यूनिट 4 के क्षमता से किया होगा 9 दिन में। खत्म खत्म। बोलोगे जी सर एकदम खत्म। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अगले पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, ध्यान देना, ध्यान देना भाई। Two pipe X and Y can individually fill a tank in 40 and 72 minutes. If they are opened simultaneously, how long will it take to complete to fill? इजी सवाल है। पूरा टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? अगर एक 48 मिनट भर देता है, एक 72 मिनट में। 48 72 एलसीएम निकालोगे, 24 गुणा 2 है, 24 गुणा 3 है, तो एलसीएम हो जाएगा 24 गुणा 6 144। तो 48 दिया, ये 72 दूना, टोटल टाइम लगेगा 144/5। तो 5 दूना 10, आंसर हो गया 5 दूना 10, 5 8 40, 28.8। क्लियर होगा? बोलोगे जी सर क्लियर है। तो इसे करो, इसे करो। One pipe can fill an empty cistern in 4 hours, while another can drain the cistern when full in 10 hours. Both the pipe were turned on when the cistern was half empty. How long will it take for the cistern to be full? सवाल ये है कि एक खाली टंकी को एक 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो 4 और 10 का एलसीएम 20 है, तो 4 5 20, 5 के क्षमता से भरता है, 10 दूना 20, 2 के क्षमता से खाली करता है। अगर टंकी आधी खाली है तो उसको कितना देर लगेगा भरने में? मतलब 20 यूनिट का टंकी का क्षमता है तो 10 ही भरना है, और 5 से 2 गया 3 के क्षमता से, तो 10 सर 3 घंटा 20 मिनट, 3 3 9 काटोगे 3 घंटा 20 मिनट। क्लियर है? बोलोगे जी सर। इस सवाल को, अब ये सेम सवाल है और इसका बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इस सवाल को मैं होमवर्क देता हूं। चलो अगले सवाल को करते हैं। हाँ 7 दिन होगा, हाँ ये बात आप सही बोल रहे हो, हमने लगा टिक करने से पहले 9 दिन तक तो काम किया है, इसका मतलब है 7 दिन पहले छोड़ा है। सवाल तो वही है, ज्यादा अंतर नहीं है, ध्यान देने वाला पॉइंट था, मिस्टेक वहां पे कोई भी कर सकता है। ये
यहां पर आपके 9 दिनों तक एक काम किया है तो 7 दिन पहले छोड़ा है। चलो इसे करो। सन्नी यादव मैथ्स जुड़ चुके हैं, हेलो सर। तो हेलो भाई, बताओ पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकती है। यदि तीनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक को 2/3 भरने में कितने घंटे लगेंगे, बताएं। देखो 24 दिन 32 घंटे में ए भर सकता है, 48 घंटे में बी भर सकता है, बोलोगे जी सर। और बी नहीं, सी भर सकता है। और बोला है कि 24 घंटे में बी खाली कर सकता है। तो 32 48 24 का एलसीएम 96 है। तो 32 या 96, 48 गुना 96, 24 चौके 96, इस 4 से खाली करता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने आवर में सिस्टम जो है 2/3। इफ द 3 पाइप्स आर टर्न्ड ऑन टुगेदर व्हेन द सिस्टम इज एम्प्टी, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू फॉर द सिस्टम टू बी 2/3 फुल। 96 का 2/3 फुल होने में कितना टाइम लगेगा? कैपेसिटी 3 2 5 से 4 गया, 1 से काम करेगा। तो 3 से काटा 32, 32 दुना 64, 64 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। क्लियर है कि नहीं है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं। इस सवाल को करो। जबरदस्त सवाल और फटाफट से इसे निपटाना है। 15 पाइप each having the same diameter can fill a cistern in 12 minutes. How long will it take for 6 pipe each with a double the original diameter to fill the same cistern? बताएं। अब 15 पाइप था, उसका मान लेते हैं डायमीटर जो था वो 1 यूनिट था, और तब वो टाइम ले रहा है 12 मिनट। अब हम बोल दिए कि हमारे पास 6 पाइप है और इसकी डायमीटर मान लेते हैं 2 है, तो ये टाइम कितना लेगा? 12 से 12 खत्म, 15 मिनट लेगा। 15 मिनट लेगा? अरे नहीं, एक कॉन्सेप्ट होता है, गलती कर रहे हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट किसको पता है कि जो इनके डायमीटर का रेशियो होता है ना, उनका एफिशिएंसी उसका स्क्वायर होता है। तो इसका डायमीटर का रेशियो 1:2 है, तो उनका एफिशिएंसी का रेशियो 1 का स्क्वायर से 2 का स्क्वायर होगा, तो 1:4 होगा। जो 15 पाइप है उनका क्षमता 1 है, तो 15 गुणा 1 गुणे 12 मिनट लगा। और जो 6 पाइप है उनका क्षमता 4 है, तो 6 गुणे 4 इंटू एक्स लगेगा। तो 12 दूना 24, 2 से काटोगे तो एक्स का वैल्यू 15/2 7.5 होगा, 7.5 होगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर। अगर क्लियर है तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, समझ गए? ये आखिरी सवाल था आज का सेशन का, ये आखिरी सवाल था आज के सेशन का। सागर कुछ नया सीखा, अरे वाह, चलो अच्छा लगा सुन के कि आप लोग सीख रहे हो। और हम लोग अगर टाइम मिलता है तो मैं कुछ सेट कराऊंगा, नहीं तो आपका एनालिसिस कराऊंगा एलपी का जबरदस्त तरीके से। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हर बच्चों तक पहुंचाइए। जबरदस्त कंटेंट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं और हर एक चीज सिखाते हैं, समझ गए? तो आज के लिए इतना ही भाई, सभी को नमस्कार, बाय बाय। और ढंग से पढ़ना है, इतना मेहनत करना है कि एक पोस्ट एलपी में कंफर्म करे, या फिर इतनी सारी रेलवे की वैकेंसी आ रही है उसमें जो सबसे बढ़िया पोस्ट है और सबसे अच्छा पोस्ट है उसमें हम लोग कंफर्म करें। चलो बाय बाय, सभी को मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।